नमस्कार। आरसीआई के नवशिखर चैनल पर मैं पूजा आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ आपके सामने आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन विद कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। इस टॉपिक पे हमें और जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मिस रश्मि नायर फ्रॉम NIMH। हेलो मैम, वेलकम टू आवर शो। दोस्तों, हम कम्युनिकेशन हमारा एक ऐसा प्रोसेस कहूँगी मैं, जो कि एक बेसिक प्रोसेस होता है जिससे कि बच्चा कम्युनिकेट मतलब अपनी फीलिंग शेयर करना, बताना, जो सबसे बेसिक स्टेप होता है जिसके थ्रू एक बच्चा अपनी फीलिंग शेयर करता है या फिर वो अपनी प्रॉब्लम्स बताता है। अगर यही चीज़ लैप्स होगी तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, जो बच्चा हेयरिंग इम्पेयर्ड होता है उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकती है, उसके एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, या फिर जब वो धीरे धीरे डेवलप करना स्टार्ट करेगा तो उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मेन हमारा यही आज का टॉपिक है। इस टॉपिक पे अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, आप हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 112008। हमारा स्टूडियो नंबर है 01126511609। आप हमें फैक्स करके भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हमारा फैक्स नंबर है 01126511611। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.rehabcouncil.nic.in। आप हमें ईमेल करके भी अपने सजेशंस, अपनी क्वेरीज, या अगर आप हमसे कोई भी सवाल कुछ भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है rehabstd@ndc.vsnl.net.in। सो मैम, कंटिन्यू। आप हमें ये बताएं कि क्या होता है ये कम्युनिकेशन डिसऑर्डर और क्या क्या रीजंस होते हैं इसके। जैसे कि आपने पहले बोला कि कम्युनिकेशन मतलब अपनी जो भाषा है, साइन लैंग्वेज हो सकती है या स्पीच हो सकता है या रिटन फॉर्म हो सकता है, जिससे कि हम एक दूसरे के साथ अपने इंफॉर्मेशंस हो या अपनी फीलिंग्स हो या अपनी जो भी चीज़ें हम जो शेयर करना चाहते हैं उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन विद कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, इसमें मैं पहले आपको फोकस करना चाहती हूँ कि कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, कम्युनिकेशन क्या है और किस चीज़ से कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और क्या क्या एजुकेशनल प्रोग्राम्स हम मेजरली हियरिंग इम्पेयर्ड के साथ जो डील करते हैं, तो क्या क्या एजुकेशनल प्रोग्राम्स हम उन बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले, what is communication? It is a process of conveying information such as thoughts, needs, feelings by speech, sign, visuals or by writing. And individuals can communicate only if he or she has got language. तो जैसे कि मैंने पहले शुरुआत में ही बताया कि कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जहाँ पे हम अपनी इच्छाएं, अपनी ज़रूरत, अपनी फीलिंग्स, अपने डिज़ायर्स, ये या तो लिखित द्वारा या बोलने के द्वारा या आंग्य भाषा से अगर जब हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं या बताते हैं तो उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। बट कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है अगर एक इंडिविजुअल के पास उनकी खुद की भाषा हो, जो हम कहते हैं लैंग्वेज। दैट मीन्स अगर आपको आंग्य भाषा भी दिखाना है, बोलना है या लिखना है, आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होनी चाहिए, वो है लैंग्वेज। दैट मीन्स अगर एक इंसान के पास लैंग्वेज नहीं है तो कम्युनिकेशन करना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगला है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स इज एन इम्पेयरमेंट इन द एबिलिटी टू रिसीव, सेंड, process and comprehend concepts of verbal, non-verbal and graphic symbol systems. A communication disorder may be evident in the process of hearing, language and or speech. तो दैट मीन्स जब किसी को कम्युनिकेशन डिसऑर्डर हो जाता है उसका मतलब किसी समझना साथ साथ देना, क्या क्या समझना और देना, ये दोनों भी इफ़ेक्ट हो जाता है। दैट मीन्स अगर कोई इंसान हमसे बात कर रहा है तो हमें ना समझ में आता है और ना ही हम उसी के उपयोग से दूसरों के साथ वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा हमारे साथ, जैसे इवन हम डे टू डे जब एज बीइंग अ नॉर्मल ऑल्सो हम एक दूसरे के साथ कभी कभी इशारों से भी बात करते हैं, तो वो भी अगर कोई और इशारा कर रहा है तो भी अगर उसके पास भाषा नहीं है तो समझना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये होता है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। दैट मीन्स आप अपनी भाषा को ना ही
उपयोग कर सकते हो, ना ही जो दूसरा बोल रहा है उसको समझ पाते हो। तो दैट मीन्स कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं अगर आपकी सुनने में दिक्कत हो, या आपकी लैंग्वेज ना हो, दैट मीन्स भाषा ना हो, और या आप बोल नहीं पा रहे हैं। तो इन 3 प्रॉब्लम्स में अगर आपको कोई भी दिक्कतें होती हैं तो आपको कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स पक्का हो सकता है। मैम क्या ये कॉन्जेनाइटल होता है या फिर बाय बर्थ कॉन्जेनाइटल होगा या आफ्टर बर्थ ये डेवलप होता है? ये दोनों कंडीशंस होते हैं। जैसे बाय बर्थ बच्चे होते हैं जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम्स या कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको डेफिनेटली बाय बर्थ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स होता है। और कभी कभी जैसे अडल्ट स्टेज में भी आपको कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। जैसे आपको ट्रॉमा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया और आपने सुनने की क्षमता खो बैठे सडन शॉक की वजह से भी ऐसा होता इमोशनल है? ट्रॉमा की वजह से इमोशनल ट्रॉमा की वजह से ऐसा भी हो सकता है? ऐसे हो जाता है कि बिल्कुल बोलना भूल जाते हैं या उनका लॉस हो जाता है, उससे भी आपको कम्युनिकेशन डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये किसी स्टेज से लिमिटेड नहीं है, बच्चे, ये बड़े या बूढ़ों में भी हो सकता है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स। An impairment in language can lead to difficulties in finding ways to communicate. Communication disorders is directly related to language. Lack of language can definitely impair the communication in children. जैसे कि इसमें बताया गया है कि कम्युनिकेशन का जो बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है कि एक बच्चा या बड़ा, जैसे बोला है कि कम्युनिकेशन किसी भी स्टेज से कनेक्टेड नहीं है, बच्चों में भी हो सकता है, मिडिल एज्ड लोगों में भी हो सकता है, एंड जीरियाट्रिक कहते हैं बूढ़े लोगों में भी हो सकता है। तो अगर आपने अपनी भाषा खो बैठे तो डेफिनेटली आपको कम्युनिकेशन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। जैसा कि हमने अभी तक देखा कि कम्युनिकेशन क्या होता है, इसकी क्यों ज़रूरत होती है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर क्या होता है, क्या क्या, और ये कोई एज स्पेसिफिक नहीं होता है कि ये सिर्फ बच्चों में ही होगा या फिर एक एडोलेसेंस एज में ही होगा, ये जीरियाट्रिक पेशेंट्स को भी हो सकता है। तो इसीलिए ये गैप, ये लैप्स एज के किसी भी टाइम पे आ सकता है। इसके कॉजेज़ में भी एक्सीडेंटल हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, whatever may be the cause. So मैम कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक। अपने कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसका एज से रिलेटेड तो कुछ है नहीं, और भी क्या इसके कोई कॉजेज़ हो सकते हैं? जैसे कि आपने ट्रॉमा एक मेजर कॉज होता है इसका, या फिर कॉन्जेनाइटली अगर बाय बर्थ हो रहा है किसी बच्चे को ड्यू टू एनी प्रॉब्लम, तो और भी क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं इसके? जैसे कि बाई ट्रॉमा, आपको ब्रेन इंजरी हो गई है और आप जानते हैं कि हमारी जो पूरी भाषा है वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। तो अगर हमारे ब्रेन में प्रॉब्लम्स होती हैं और ड्यू टू ट्रॉमा, ड्यू टू एक्सीडेंट, हो सकता है आपकी स्पीच और लैंग्वेज दोनों आप खो बैठे, जिससे आपकी कम्युनिकेशन नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं जो बाय बर्थ मेंटली रिटार्डेड होते हैं, दैट मीन्स जिनकी IQ बहुत कम होती है। तो जैसे आप जानते हैं जितनी कम IQ उतनी ही उनकी स्पीच और लैंग्वेज डेवलप होने में उतना ही उनका डिले होता जाएगा। तो स्पीच और लैंग्वेज में डिले होना मतलब अगेन कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स होना। फिर ऑटिज़म एक बहुत ही आजकल न्यूली बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है ये ऑटिज़म कंडीशन। ये इन बच्चों में मेजरली उनके पास स्पीच है, उनके पास लैंग्वेज भी है, बट उनको इस्तेमाल करना नहीं आता। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सोशल एनवायरनमेंट में घुलना मिलना उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो दैट मीन्स स्पीच और लैंग्वेज होकर भी उन्हें इस्तेमाल करना नहीं आना, वो भी अगेन उनकी कम्युनिकेशन, वहाँ पे भी कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। जैसे आपको बोलने में आपके ज़बान, आपकी जो मुंह में जो भी पार्ट्स है जैसे लिप्स, आपके दांत, इन सब में भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या आपको बोलने में सांस की ज़रूरत होती है, तो सांस वाइज अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है जिससे आप बोल नहीं पा रहे हो तो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हो सकता है। फिज़िकली हैंडीकैप्ड लोग जिनके हाथ पैर नहीं हैं, तो उनको हाथ पैर नहीं है और वो बोल भी नहीं सकते हैं, तो उनके लिए भी कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हो सकता है। क्योंकि अगर आपको लिखना है या आपको कोई साइन प्रोड्यूस करना है तो आपको हाथों की ज़रूरत है। तो जैसे फिजिकली इम्पेयर्ड लोग को भी कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टीज हो सकती है। लैंग्वेज का क्या रोल होता है मैम इसमें? अगर लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो लैंग्वेज जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कितनी सारी लैंग्वेजेस होती हैं, तो लैंग्वेज किस टाइप की लैंग्वेज, और जैसे ऐसे लोगों के लिए क्या लैंग्वेज, स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है?
नहीं, तो सबसे पहले मैं लैंग्वेज क्या है और लैंग्वेज क्या क्या चीज़ों से बनी हुई है उसके ऊपर हम जाते हैं। तो सबसे पहले लैंग्वेज इज़ मेड अप ऑफ फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिमेंटिक्स, सिंटैक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। Phonology is the study of sounds. Morphology is the study of word order. Phonology मतलब आप भाषा जो है, आपकी भाषा बहुत बहुत सिंबल्स से बनी हुई है, तो उन सिंबल्स को पढ़ना और समझना उसे बोलते हैं फोनोलॉजी। दूसरी चीज़ है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर मतलब एक वर्ड, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है वाटर बॉटल। हमने सीखा है कि जब ये वर्ड बोलते हैं तो हमें वाटर बॉटल ही बोलना है, बॉटल वाटर नहीं बोल सकते। दैट मीन्स एक वर्ड का लिखने का एक तरीका होता है जो हम अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ते आए हैं, तो वो भी एक कंपोनेंट है हमारे लैंग्वेज का। तीसरा है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स मतलब स्टडी ऑफ वर्ड मीनिंग्स। अब हमने वाटर बॉटल लिखा है, अब वाटर बॉटल का एक मतलब होता है कि वाटर बॉटल एक ऐसी चीज़ है जो बॉटल जैसे दिखती है और जिसमें हम पानी भरते हैं और अपने जहाँ जहाँ भी सुविधा है वहाँ पे हम ले जा सकते हैं। और फोर्थ इज द सिंटैक्स। सिंटैक्स इज अ स्टडी ऑफ ग्रामेटिकल ऑर्डर ऑफ सेंटेंस। मतलब एक हमने साउंड सिंबल सीख लिए, वो वर्ड्स सीख लिए, उस वर्ड्स के मीनिंग्स को भी हमने सीख लिया, उसके बाद वर्ड्स को जोड़कर अब हमें सेंटेंस बनाना होता है। तो जैसे एक सेंटेंस को किस तरीके से लिखना चाहिए, एक फॉर्म होता है, जैसे ग्रामेटिकल रूल्स बोलते हैं। हिंदी में भी हम सीखते हैं, जो भी भाषा है हर में ग्रामेटिकल रूल होता है सेंटेंस लिखने का, उसे बोलते हैं सिंटैक्स। फिर है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ यूज ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। एग्जाम्पल हैप्पी बर्थडे, नॉट हैप्पी एनिवर्सरी व्हेन यू आर विशिंग फॉर अ फ्रेंड फॉर बर्थडे। प्रैग्मेटिक्स का मतलब है कि हमने सब कुछ सीख लिया, वर्ड सीख लिया, किस तरीके से लिखना चाहिए एक सेंटेंस, वो भी सीख लिया, मगर अगर हमें उस भाषा का उपयोग करना नहीं आता तो वो व्यर्थ है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, आपके फ्रेंड की बर्थडे है, तो आप हैप्पी एनिवर्सरी नहीं बोलोगे, आप बोलोगे हैप्पी बर्थडे। तो यही तो प्रैग्मेटिक्स। तो ये हमारा जो लैंग्वेज है वो इन 5 कंपोनेंट से बना हुआ है। दैट मीन्स अगर इनमें से एक भी चीज़ आपको नहीं आता या आपने नहीं सीखा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये लैंग्वेज जो है लिखने में, पढ़ने में और साइन जो आप करते हैं, इन सब में ये जो लैंग्वेज के 5 कंपोनेंट्स हैं वो हर जगह अप्लाई होती है। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज इम्पेयरमेंट। Characteristics of language impairment is unable to follow directions, cannot create rhymes, cannot break words into syllables, has inadequate vocabulary, demonstrate poor concept formation. मतलब अगर इनमें से एक में भी प्रॉब्लम हो जाता है, दैट मीन्स आपकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम होना। तो दैट मीन्स अगर बहुत सारी चीज़ें समझना और करना ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे सबसे पहले कहा गया कि डायरेक्शंस फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेफ़्ट, राइट, ऊपर, नीचे, इन सब के लिए आपको पता होना चाहिए लेफ़्ट का मतलब क्या है, राइट का मतलब क्या है, यू टर्न का मतलब क्या है। तो ये सारी चीज़ों का मतलब अगर समझ में नहीं आता है तो कहीं रास्ते में आप घूमने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि आप डायरेक्शंस नहीं फॉलो कर पाओगे। फिर है कैन नॉट ब्रेक वर्ड्स इनटू सिलेबल्स। जो है हमारी जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग साउंड से बने हुए हैं, तो उन साउंड्स को वर्ड्स को ब्रेक करके साउंड्स में बनाना और साउंड्स को जोड़कर वर्ड्स बनाना, ये भी आपको दिक्कत हो सकती है। हैज़ इनएडिक्वेट वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मतलब शब्दकोश। तो जितना आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगी उतने ही आपके जो शब्दकोश होंगे वो कम होते जाएंगे। जैसे एक बच्चा जैसे बढ़ता जाता है उसका जो शब्दकोश है वो धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। जैसे कि एक 2 साल के बच्चे के अंदर शब्दकोश शायद मुश्किल से 20 या 25 होंगे,
और जब तक वो 5 साल तक जाएगा वो शब्दकोश 500 से 1000 तक हो जाते हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये जो शब्दकोश है वो एक बच्चे के लैंग्वेज के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर 5 साल तक अगर बच्चे का अगर लैंग्वेज में कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, ये शब्दकोश जो लीनियर वाइज जो डेवलप होता है वो डेवलप नहीं होगा और शब्दकोश उसका बहुत ही कम रहेगा। डेमोन्स्ट्रेट पुअर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, तो कोई भी चीज़, कॉन्सेप्ट मतलब किसी भी चीज़ का जो बेसिक चीज़ है उसको समझने के लिए आपको भाषा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर भाषा नहीं है तो किसी भी चीज़ के प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। फिर है डस नॉट अंडरस्टैंड नुएंसेस, नॉन वर्बल मैसेजेस और ह्यूमर, has difficulty conveying messages or conversing with others, has difficulty expressing personal needs। जैसे अगर आपके पास भाषा नहीं है तो ह्यूमर मतलब अगर कोई जोक्स जो होते हैं उसको समझना मुश्किल हो जाता है। और एक दूसरे के साथ जो हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो कॉन्वर्सेशन तभी हम कर पाएंगे जब हमारे पास भाषा है। तो दैट मीन्स एक कॉन्वर्सेशन करने के लिए आपको किसी टॉपिक की शुरुआत करने की ज़रूरत है, तो उसी टॉपिक को मेंटेन करने की ज़रूरत है। आप एक टॉपिक से दूसरी टॉपिक की तरफ भाग नहीं सकते हैं, और एक टॉपिक को आप तभी बरकरार रख सकते हैं जब आपके पास उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन हो और आपके पास सफिशिएंट लैंग्वेज हो जिससे कि आप एक कॉन्वर्सेशन काफ़ी देर तक लंबा खींच सकते हैं। और लास्ट है दिक्कत होती है अपने पर्सनल नीड्स या ज़रूरतों को एक्सप्रेस करने के लिए। यहाँ पे मैम आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, जैसे कि एक बच्चा है 2 या 3 साल का, उसका जो नॉर्मल वर्बल जो डेवलप होता है, वो बोलना जब शुरू करता है फर्स्ट वर्ड जैसे कि मम्मा या पापा, वो जो कुछ भी बोल रहा है, तो अगर वो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो वो बोलने में तो उसको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हाँ दूसरों के मैसेजेस सुनने में उसको प्रॉब्लम आएगी, फिर उसको कन्वे करने में उसको प्रॉब्लम आएगी। तो कब पेरेंट्स को ये मतलब पता चले कि हाँ कि कम्युनिकेशन लैप्स आ रहा है या एक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है? क्योंकि जैसे हम बात करते हैं जब 4 या 5 साल का होगा तब वो स्कूल में जाएगा, और ये सारी चीज़ें जो लैंग्वेज की बात आएगी कि हाँ ये वोकैबुलरी ग्रैब करना, ये सारी चीज़ें जो भी उसके एडिशनल आएंगी। बट क्या एक स्टार्टिंग फेज़ कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए जो पेरेंट्स को अवेयरनेस हो, पेरेंट्स को पता चले कि हाँ कुछ ऐसी बात हो रही है या लैंग्वेज इम्पेयर्ड है या कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है? जैसे कि आपने बोला है, ये बहुत ही आजकल इतना ज़्यादा डेवलपमेंट होने के बावजूद भी मैंने बहुत सिचुएशंस में देखे हैं कि बच्चा बाय बर्थ हियरिंग इम्पेयर्ड निकलता है, बट पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं आजकल कि पेरेंट्स भी इग्नोर कर बैठते हैं कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। जब तक वो रियलाइज़ करते हैं कि प्रॉब्लम है तब तक के लिए बच्चे का 4 to 5 ईयर्स क्रॉस कर चुके होते हैं। और कहते हैं बच्चे को लैंग्वेज सीखने के लिए टिल 5 ईयर्स सबसे ज़्यादा प्राइम इम्पॉर्टेंट स्टेज है, और 5 ईयर्स जैसे बच्चा क्रॉस करता है उसकी सीखने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो आजकल हॉस्पिटल्स में यूनिवर्सल न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट शुरू हुआ है, जहाँ पे बच्चे को बाय बर्थ जैसे जन्म लेता है बच्चा तभी उसकी स्क्रीनिंग करा देते हैं, और उस स्क्रीनिंग में अगर बच्चा फेल हो जाता है तो उसके आगे वाले जो ऑडियोलॉजिकल टेस्ट है उसके लिए हम रेफ़र करते हैं। दैट मीन्स बाय बर्थ ही आजकल हम हियरिंग इम्पेयरमेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन मतलब जैसे ही पता लगाते हैं उसका जो आगे का जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर है तभी के तभी से शुरू हो जाता है। और बाय चांस अगर किसी भी पेरेंट्स ने न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं करवाया है तो जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा क्या होता है 6 महीने तक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर दिखाता है। 6 महीने के बाद सडनली उसकी बात करने की जो क्षमता है और आवाज़ निकालने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे 6 महीने तक बच्चा जैसे बोलते बैबलिंग बाबा बाबा मम्मा मम्मा आवाज़ें निकालना शुरू करता है, और 6 महीने के बाद अगर किसी भी पेरेंट्स ने नोटिस किया कि बच्चा ऐसी कोई भी आवाज़ें नहीं निकाल रहा तो उसका मतलब है कि आप प्लीज़ इमीडिएटली किसी भी ऑडियोलॉजिस्ट या ऐसे किसी प्रोफेशनल्स के पास दिखाइए, स्पेशली ऑडियोलॉजिस्ट।
जो बच्चे का जो हियरिंग लॉस है वो जल्द से जल्द आइडेंटिफाई कर सकता है। क्या ऐसा भी मैम कोई केस होता है लाइक हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ साथ स्पीच में भी प्रॉब्लम आ जाती है? लाइक हेयरिंग इम्पेयर तो बच्चा कॉन्जेनाइटली था ही, बट क्योंकि उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला, करेक्ट टाइम पे इंटरवेंशन नहीं हुआ, तो उसके स्पीच में भी प्रॉब्लम आएगी? ये एक्चुअली एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि अगर आपकी हियरिंग सेंसेशन नष्ट हो जाती है तो आपका स्पीच भी डैमेज होगा। ऐसा नहीं है कि स्पीच प्रोड्यूस करने वाली कोई भी आपके जो ऑर्गन्स हैं वो डिफेक्ट है, नहीं। आप एक्चुअली नॉर्मल, हम जैसे जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं वो जो सीखते और समझते थ्रू ऑडिटरी सेंसेशन से हैं। दैट मीन्स आज का जो भी हमारे आसपास की जो चीज़ें हम सीखते हैं और समझते हैं वो हम थ्रू ऑडिटरी सेंस मतलब सुनकर करते हैं। तो दैट मीन्स इट इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोसीजर कि अगर आपकी सुनने की क्षमता नष्ट हो जाती है तो आपकी बोलने की भी क्षमता अफेक्ट हो जाएगी। इवन दो सब कुछ नॉर्मल होगा बट आपकी जो एबिलिटी है बोलने की वो नष्ट हो जाएगी। तो इट इज़ फॉर श्योर कि अगर कोई भी बच्चा बाय बर्थ हियरिंग इम्पेयर्ड निकलता है तो उसका स्पीच डेफिनेटली इम्पेयर्ड होगा ही होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। सो जैसा कि हमने अभी तक देखा कि अर्ली इंटरवेंशन कितना ज़रूरी होता है एक न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए, कि पता लगाना, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं वो पेरेंट्स को फॉलो करने चाहिए और उसी अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, जिससे कि हमें अर्ली जल्दी से जल्दी पता चल जाए कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी निकाला जा सके। काइंडली कंटिन्यू विद द टॉपिक मैम। जैसे कि हमने बताया है कि कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स किससे लिंक्ड होता है और फिर लैंग्वेज में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और लैंग्वेज ख़राब होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। अब और जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स होने के और क्या क्या कॉजेज़ हैं, मतलब रीजंस हैं। तो आई जस्ट थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। Causes of communication disorders are brain injury, genetic causes, autism, ear infection, malfunctioning of respiratory or speech mechanism, malformation of articulators. इसमें से मेजर पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जैसे ब्रेन इंजरी जो मैंने यहाँ पे बताया है वो तो सेम है कि एक्सीडेंटल कॉज के बाद जब आपकी ब्रेन इंजरी हो जाती है और ब्रेन आपके ये स्पीच और लैंग्वेज, ये जो प्राइम इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दैट मीन्स आपका ब्रेन में कोई इंजरी होना मतलब आपका स्पीच और लैंग्वेज नष्ट होना, जिससे आपको कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। दूसरा है जेनेटिक कॉसेस इज अ बाय बर्थ कंजेनाइटल प्रॉब्लम। कंजेनाइटली आप सुन नहीं पा रहे हैं या कंजेनाइटली आपके बात करने की कोई भी जो ऑर्गन्स होते हैं वो बाय बर्थ ही डिफेक्ट है, तो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ईयर इन्फेक्शन, बच्चे जो होते हैं इन्फेंट्स जो बहुत छोटे होते हैं वो बहुत ज़्यादा ईयर इन्फेक्शंस के शिकार होते हैं, बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं। तो फ्रीक्वेंट ईयर इन्फेक्शन से क्या हो जाता है, आपके कान डैमेज हो जाते हैं और कान डैमेज होना मतलब नहीं सुन पाना मतलब आपका स्पीच एंड लैंग्वेज ख़राब हो जाना, जिससे कि कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एंड देन मैल फंक्शनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी और स्पीच मैकेनिज्म मतलब रेस्पिरेशन से आपको बात करने के लिए जो हवा का जो उपयोग होता है वो आपके रेस्पिरेशन आपके लंग्स से मिलती है। तो अगर आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, स्पीच मैकेनिज्म मतलब गले से लेकर मुंह तक अगर आपके कोई भी पार्ट्स खराब हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। और मैलफॉर्मेशन ऑफ आर्टिकुलेटर्स मतलब लिप्स, टीथ, आपके गाल, ये सारी चीज़ों में भी अगर कोई खराबी है तो आपको स्पीच में प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्पीच में प्रॉब्लम होना मतलब बोलना पाना मतलब अगेन आप अपने प्रॉब्लम्स को वर्बली शेयर नहीं कर पाओगे, जिससे कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है आपकी। और भी हैं फिजिकल प्रॉब्लम्स, सेरिब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, अफेसिया, डिसार्थ्रिया, क्लेफ्ट लिप, स्टटरिंग, वॉइस प्रॉब्लम। फिजिकल प्रॉब्लम्स वो पेशेंट्स हैं जो बाय बर्थ जिन हैंडीकैप्ड होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, या वो पेशेंट्स भी हो सकते हैं जो एक टाइम में नॉर्मल थे एंड देन कुछ एक्सीडेंट के कारण उनके हाथ या पैर में कोई पैरालिसिस हो गया है।
सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसा कंडीशन है जो बाय बर्थ बच्चों के पूरे हाथ और पैर के मसल वीक हो जाते हैं. दैट मीन्स बाय बर्थ कंजेनाइटल डिफेक्ट है. तो दैट मीन्स जब उनके हाथ और पैर के मसल्स डिफेक्ट हो जाते हैं, साथ साथ उनके मुंह के मसल्स भी डिफेक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण बोलने में दिक्कत होती है और कम्युनिकेशन उनका प्रॉब्लम हो जाता है. मेंटल रिटार्डेशन मतलब बाय बर्थ जिनकी IQ इंटेलिजेंस कोशेंट कम हो, उनके में प्रॉब्लम होती है. अफेसिया एक ऐसा कंडीशन है कि स्ट्रोक, जिन पेशेंट को स्ट्रोक हो जाता है, स्ट्रोक मतलब किसी कंडीशंस में ब्रेन में इंजरी हो जाता है. इंजरी होने के कारण, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है, आपका स्पीच लैंग्वेज हैम्पर हो जाता है, जिससे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाती है. डिसार्थ्रिया मतलब आपके मुंह के मसल्स में वीकनेस होने के कारण आप बोल नहीं पाते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिसार्थ्रिया. क्लेफ्ट लिप मतलब ऐसे आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जो बाय बर्थ जिनके होठ कटे होते हैं या उनके अंदर के जो प्रोपोर्शन होते हैं उसमें होल होता है, तो जिसके कारण वो उतनी इफ़ेक्टिवली और अच्छी तरह से बोल नहीं पाते हैं, जिससे भी कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हो सकता है. स्टटरिंग मतलब हकलाना. तो आप सब समझते होंगे कि एक इंसान, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो हकलाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जितना आप ज़्यादा हकलाओगे उतना ज़्यादा आपको दिक्कत होगी बोलने में, और जिससे क्या होगा कि वो अपने आप को ज़्यादा कम्युनिकेट करने में या बात करने में हिचकिचाएगा, जिससे कि अगेन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है ऐसे पेशेंट को. और वॉइस प्रॉब्लम मतलब आवाज़ जिसकी नहीं आती है, तो आवाज़ नहीं आएगी तो फिर आप बोलेंगे कैसे, और नहीं बोल पाएंगे तो फिर कम्युनिकेशन कैसे करेंगे. हम डिस्कस कर रहे थे कॉजेज ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स. हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारा आज का टॉपिक है एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन विद कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। हम इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। अब तक हमने डिस्कस किया कम्युनिकेशन क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं जो हमारा आज का प्राइम कंसर्न है, क्या क्या कॉजेज़ होते हैं इसके, और क्या टेस्ट करवाने चाहिए, क्या स्क्रीनिंग टेस्ट होने चाहिए स्टार्टिंग में जब एक बच्चा बॉर्न होता है, तो क्या क्या कंसर्न रखना चाहिए पेरेंट्स को जिससे कि फर्दर ये प्रॉब्लम्स फेस ना करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं हमसे, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112008। हमारा स्टूडियो नंबर है 26511609। आप हमें फैक्स करके भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हमारा फैक्स नंबर है 26511611। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.rehabcouncil.nic.in। आप अपने सजेशंस, अपनी क्वेरीज, या अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमारे ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है rehabstd@ndc.vsnl.net.in। तो मैम, हम डिस्कस कर रहे थे अभी तक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स। अब आप ये बताइए कि एजुकेशन क्या रोल प्ले करता है, और एजुकेशन फील्ड में हम बात करें तो बच्चों का एजुकेशन किस तरह से होना चाहिए जब ऐसा कम्युनिकेशन डिसऑर्डर का जो हम बात कर रहे हैं कि वो फेस कर रहा है, वो किसी कारण कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो एजुकेशन क्यों ज़रूरी है ऐसे फेस में, किस तरह से हेल्प करता है, और क्या क्या पर्सपेक्ट्स हैं इसके। जब एजुकेशन मतलब हम कम्युनिकेशन डिसऑर्डर जो पेशेंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको राइट टाइम में राइट स्कूलिंग देना और उनको जल्द से जल्द नॉर्मल जैसा नियर नॉर्मल बनाना, हमारा अल्टीमेट मोटिव वही रहता है। तो आप ही जो नेक्स्ट स्लाइड्स जो हैं उसमें मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ कि एजुकेशन की ज़रूरत क्या है, और जब आप एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं ऐसे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक टीचर को, एक पेरेंट्स को, और स्पेशल एजुकेटर्स को, जो भी टीम मेंबर्स जो बच्चे के साथ इन्वॉल्व है उन सबको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो हमारा है एजुकेशन। नाउ सबसे पहले एजुकेशनल नीड ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। It is divided into two. One is individual needs and another is social needs. Individual needs, those relating to individual's own welfare. Education enable an individual to satisfy his needs and to develop a good personality as well as to provide him with adequate skills and attitudes. Social needs, those relating to society. Individuals are part of society and society has in turn many expectations from individuals. तो एजुकेशन की क्या ज़रूरत है? तो एजुकेशन की ज़रूरत दो एस्पेक्ट में है, एक है इंडिविजुअल नीड, दूसरा है सोशल नीड। इंडिविजुअल नीड मतलब हमारी हर एक इंडिविजुअल की खुद की ज़रूरत कि उसे खुद सेटिस्फाई होना चाहिए, उसे खुद अपने एजुकेशन से आगे, उसे खुद आगे बढ़ना है, उसे बहुत अच्छे मुकाम में पहुंचना है, वो अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहता है। तो ये होता है हमारा इंडिविजुअल नीड कि इंडिविजुअली हर एक बच्चे को एजुकेशन की क्या ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर हम किसी भी हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को करेक्ट टाइम में आइडेंटिफाई कर देते हैं तो वो भी हम जैसे बहुत ही अच्छे मुकाम में पहुंच सकते हैं। और दूसरा है सोशल नीड। सोशल नीड मतलब हम एक सोशल एनिमल हैं, मतलब हम एक सोसाइटी में जीते हैं, हम अपनी खुद की दुनिया में नहीं जीते, तो हमें सोसाइटी के साथ घुलना होता है, ढलना होता है। तो उसके लिए लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत और एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि जैसे आप जानते हैं कि अगर आप सोसाइटी में जाते हैं, किसी एजुकेटेड बंदा आता है तो उनका रिस्पेक्ट कितना बढ़ जाता है, और उतना ही एजुकेशन जिसके पास नहीं है उसके लिए क्या रिस्पेक्ट होती है। तो ये एस्पेक्ट कवर अप करने के लिए एजुकेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। दैट इज़ इंडिविजुअल नीड मतलब खुद की ज़रूरत, सोशल नीड मतलब एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी में जब हम जीते हैं तो वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत होती है एजुकेशन की। नेक्स्ट इज हिज और हर एजुकेशन हेल्प इन अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी विच हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग एंड प्रोग्रेसिंग द नेशन। PWD Act 1995 emphasized that special children's needs must be met through their education. और जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो नेशन है और ये जो सोसाइटी है, ये सारा कुछ डेवलपमेंट जो होता है वो उसमें हर एक मेंबर
जो यहाँ पे सिटीज़न होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो दैट मीन्स अगर एक सोसाइटी में ज़्यादा एजुकेटेड मेंबर्स रहते हैं तो उस सोसाइटी का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो जैसे कि किसी भी नेशन का डेवलपमेंट होना, उसका मतलब उस नेशन में जो सिटीजन्स होते हैं उनकी एजुकेशन लेवल ज़्यादा होती है, और जिस नेशन या जिस कंट्री में लोगों की एजुकेशन लेवल कम पाई जाती है उसका डेवलपमेंट उतना ही कम होता है। तो दैट मीन्स एक नेशन का, एक कंट्री का जो अपलिफ्टमेंट है या डेवलपमेंट है वो उस नेशन या कंट्री में रहने वाले इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनके एजुकेशन से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। तो अगेन आप जानते हैं, तो दैट मीन्स नॉर्मल इंडिविजुअल्स तो डेफिनेटली एजुकेटेड होते ही होते हैं। अगर हम हियरिंग इम्पेयर्ड या ऐसे ही चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी या स्पेशल नीड बच्चों को भी हम करेक्ट टाइम में आइडेंटिफाई करके एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो दैट मीन्स अगेन वो डायरेक्टली एक नेशन को अपलिफ्ट करने में या डेवलप करने में वो भी जैसे नॉर्मल्स पार्ट हेल्प करते हैं वो भी हेल्प कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ PWD एक्ट 1995, दैट इज़ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, इन्होंने ये बताया कि हर एक बच्चे की जो ज़रूरत होती है वो थ्रू एजुकेशन से हमें लाना चाहिए। दैट मीन्स एजुकेशन का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक इंसान का किसी नेशन में, किसी कंट्री में जीना। अब है अगला है कॉमन एजुकेशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। दैट मीन्स हर एक जो बच्चे होते हैं उनकी क्या एजुकेशनल नीड्स होती हैं। दैट मीन्स जब आप उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो क्या क्या एजुकेशनल नीड्स होती हैं। तो दैट इज़ नीड फॉर एटीट्यूडिनल चेंज। अर्लियर डेज एटीट्यूड वॉज फॉरगेट एंड हाइड, नाउ इट इज़ अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन एंड इंक्लूजन। Every child must look at his disabilities in a positive way, that is I can't to I can. Also teachers, parents and others associated with the children with disability should think positive. जैसे कि अब जब आप हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे या कोई भी बच्चे विद डिसेबिलिटीज़ को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो उनके आसपास जो लोग हैं या जो लोग हैं जो बच्चे के साथ एसोसिएटेड हैं उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होना या इतना दिल होना चाहिए कि वो ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट करे, वो अपनी पूरी जी जान से उन बच्चों को जिस तरीके से हो उन्हें हाईली एजुकेटेड कराएं। तो सबसे पहले होता था, बहुत पुराने ज़माने में ऐसे डिसेबल्ड बच्चों को छुपाया जाता था, उनको बिल्कुल लॉक कर दिया जाता था, उनको बिल्कुल माइंड नहीं करते थे। बट आजकल इतना अवेयरनेस हो चुका है कि हर एक पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि वो अपने बच्चे के प्रॉब्लम को जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करें, इंटरवीन करें और इंटरवीन कराने के बाद उन्हें नॉर्मल एनवायरनमेंट में नॉर्मल बच्चों की तरह रखें। दूसरी चीज़, हर एक बच्चे को, अगर एक बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो अपने प्रॉब्लम को एक पॉजिटिव तरीके से देखे कि वो भी दूसरों के जैसे कर सकता है। दैट मीन्स उसकी एटीट्यूड होना चाहिए आई कांट से आई कैन, मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये एटीट्यूड होना ज़रूरी है। पेरेंट्स का पॉजिटिव एटीट्यूड होना, टीचर का पॉजिटिव एटीट्यूड होना और बच्चों के साथ जुड़े हुए उसके फ्रेंड्स का पॉजिटिव एटीट्यूड होना, इन सब का पॉजिटिव एटीट्यूड होने से ही बच्चे का जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। यहाँ पे मैम एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, जैसे आप एटीट्यूड की बात कर रही हैं, तो जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और फिर पेरेंट्स भी एक तरह से इग्नोर करने लगते हैं, या कुछ पेरेंट्स होते हैं जो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं इस चीज़ को लेके, और कुछ होते हैं जो इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ को। तो वहाँ पे बच्चों की इमोशंस पे या उसकी साइकोलॉजी पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कीजिए। हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला है कि इग्नोर करना और ओवर प्रोटेक्टिव होना, ये दोनों ही उन्हीं के साइड में, ये दोनों एक्सट्रीम है। ओवर प्रोटेक्टिव भी एक्सट्रीम है और इग्नोर करना भी एक एक्सट्रीम है। इग्नोर करना मतलब आपने अपने साइड से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने विड्रॉ कर लिया, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि डेफिनेटली बच्चे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो होते हैं
डेफिनेटली उनके अंदर एक खुद की कैपेबिलिटी होती है, बट उस कैपेबिलिटी को निखारने के लिए या बढ़ाने के लिए पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इग्नोर करना मतलब डेफिनेटली बच्चे के अंदर आप ऐसी फीलिंग डाल रहे हो कि उनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उनका होना और ना होना कोई मायने नहीं रखता। दैट मीन्स ऐसे बच्चों के अंदर बिहेवियर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और एक्सट्रीम डिप्रेशन में भी वो जा सकते हैं। एक्सट्रीम डिप्रेशन मतलब बिल्कुल इवन सुइसाइडल टेंडेंसीज भी ऐसे बच्चों में आ सकते हैं। और ओवर प्रोटेक्टिव होना मतलब आप बिल्कुल भी बच्चे को मतलब एक नॉर्मल, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सारे लोग जो हैं ऐसे एनवायरनमेंट में जीना जानते हैं जहाँ पे बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उसे खुद जूझना जानते हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें इस एनवायरनमेंट में डाल दिया ताकि हम उसको सोचें समझें और अपनी तरफ से अपने एनवायरनमेंट से बाहर निकलें। इवन स्पेशल नीड्स को भी इसी तरह सिचुएशन में डालना ज़रूरी है। अगर आप ओवर प्रोटेक्टिव रहेंगे, हमेशा उनको बचाने के लिए रहेंगे, तो ऐसे भी बहुत सारे सिचुएशंस होंगे जहाँ पे पेरेंट्स बच्चों के साथ नहीं होंगे और बच्चे को पता भी नहीं होगा कि उस प्रॉब्लम से कैसे निकल कर आए। तो ये भी एक एक्सट्रीम टेंडेंसी है। दैट मीन्स वो किसी प्रॉब्लम में फंस गया है एंड ही डजंट नो कि उसमें से कैसे बाहर निकल के आना है। देन अगेन दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो इससे क्या हो जाता है कि ये दोनों सिचुएशन नहीं होना चाहिए, आपको सब कुछ एक लिमिट में होना चाहिए। दैट मीन्स एज अ सपोर्ट आपको रहना चाहिए बट नॉट एक्सट्रीम। बैलेंस में सब कुछ होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। पेरेंट्स को ना ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव और ना ही ज़्यादा इग्नोरेंट भी नहीं होना चाहिए। मोटिवेशन क्या रोल प्ले करता है मैम इस कंटेक्स्ट में? मतलब बच्चा स्टार्टिंग से ही मोटिवेटेड हो, ये उसके लिए कितना बेनिफिशियल है? डेफिनेटली मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। जैसे हम नॉर्मल्स हैं, हमारे सब कुछ नॉर्मल है, दिमाग, हाथ, पैर, फिर भी सिचुएशंस कभी कभी ऐसे आ जाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, विड्रॉन हो जाते हैं। तो अगर कोई हमें मोटिवेट करता है तो हम कितना, दैट मीन्स हमारी जो नेगेटिविटी है कितना पॉजिटिविटी में बदल जाता है। दैट मीन्स इवन नॉर्मल्स के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं। तो इमेजिन करके देखिए एक बच्चा विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटीज़, तो वो जब दूसरों के नॉर्मल के साथ कंपेयर करता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आर ऑलवेज इन अ डिप्रेसिव स्टेज बिकॉज वो फ्रीक्वेंटली अपने आप को नॉर्मल के साथ कंपेयर करते हैं। दैट मीन्स उनको नॉर्मल को जितना मोटिवेट करते हो उससे मे बी 100 टाइम्स ज़्यादा आपको चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयर्ड या चिल्ड्रन विथ एनी डिसेबिलिटीज़ को आपको फ्रीक्वेंट मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप जब मोटिवेट करेंगे तभी वो अपने प्रॉब्लम्स या अपने डिसेबिलिटीज़ को भूल कर अपने अंदर पॉजिटिविटी डालने की कोशिश करेंगे। नहीं तो इट विल बी लाइक दे विल बी मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे विल बी इन अ डिप्रेसिव स्टेज। लाइक पेरेंट्स का भी ये कंसर्न होता है, इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इतना कॉम्पिटिटिव सोसाइटी है, एंड इफ दे आर हैविंग अ डिसेबल्ड चाइल्ड, एनी काइंड ऑफ इम्पेयरमेंट इट वुड बी, तो भी उनका ये रहता है कि नहीं दूसरों के कंपेटिटिवली तुम भी वैसे क्यों नहीं हो। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। फिर वो बच्चा भी यही सोचता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता जो एक नॉर्मल बच्चा कर सकता है। तो ये इसका क्या नेगेटिव इफेक्ट होगा पेरेंट्स के इस एटीट्यूड का? ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे कि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा जो होता है, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को अगर आप करेक्ट टाइम में आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रीट करते हैं, दे कैन परफॉर्म एग्जैक्टली लाइक अ नॉर्मल चिल्ड्रन। बट अगर उनको आप लेट आइडेंटिफाई करते हैं तो डेफिनेटली बच्चे के अंदर कोई ना कोई खामियां होती हैं। और उन बच्चों को अगर आप नॉर्मल के साथ कंपेयर करने लग जाते हो और यू प्रेशराइज ज़्यादा करते हो तो इट इज़ एन एक्सट्रीम डेंजरस सिचुएशन कि दैट मीन्स बच्चे के अंदर वो कैपेबिलिटी वो लूज़ कर चुका है एंड देन यू एक्सेसिवली प्रेशराइजिंग अ चाइल्ड। दैट मीन्स अगेन उसके अंदर डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर और बहुत सारे अबनॉर्मल बिहेवियर्स जैसे सोशल इमोशनल प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन कि हर एक पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो बच्चे की कैपेबिलिटी को फाइंड आउट करे और उतना ही प्रेशराइज करे जितना बच्चा हैंडल कर सकता है, उससे ज़्यादा स्पेशली चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट या चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़ को कभी प्रेशराइज ना करे और ना ही कंपेयर करे। सो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि उनके बच्चों की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उसी अकॉर्डिंग उनको या कोई काम देना चाहिए या फिर उनको उसी हिसाब से प्रेशराइज़ तो नहीं कहूँगी कि प्रेशराइज़ तो बिल्कुल भी ना करें। प्रेशराइज़ तो एक नॉर्मल स्टूडेंट को भी नहीं करना चाहिए। दे आर फिर वो तो फिर एक स्पेशल स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। सो मैम काइंडली कंटिन्यू विद द एजुकेशन एस्पेक्ट ऑफ दिस कम्युनिकेशन डिसऑर्डर।
Second is need for non-discrimination. Discrimination is always based on disability. It must be changed. And positive discrimination based on services, facilities and resources for children in classroom. कि हमेशा बच्चों को डिसेबिलिटीज़ के बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, आप बहुत फ्रीक्वेंटली देख सकते हैं. तो डिस्क्रिमिनेशन इस एस्पेक्ट में नहीं होना चाहिए कि ये बच्चा कर सकता है, ये बच्चा नहीं कर सकता क्योंकि ये हैंडीकैप्ड है, बल्कि इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करो कि इस बच्चे को प्रॉब्लम है तो बच्चे को वो सारी सुविधाएं इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो, ताकि ये जो हैंडीकैप्ड, जो इम्पेयर्ड बच्चा है वो नॉर्मल्स की तरह फंक्शन कर सके. Third is need for appropriate educational setup. Every children with disabilities cannot benefit from one setup. Based on the degree of the problem, educational setup is decided. The above is decided based on early identification and intervention. Means आपको हर एक बच्चा अपनी अलग अलग लेवल पे परफॉर्म करता है, तो दैट मीन्स आप एक बच्चे को जो एजुकेशनल सेटअप प्रोवाइड करते हो वो दूसरे बच्चे के ऊपर नहीं एप्लीकेबल हो सकता. दैट मीन्स हर एक बच्चे की खामियों को फाइंड आउट करो और उनके अनुसार एजुकेशनल सेटअप प्रोवाइड करना ज़रूरी है. तो दैट मीन्स जो अगर 1000 हैंडीकैप्ड बच्चे हैं या हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, तो उसमें से हो सकता है 50 बच्चे जो है एक कैटेगरी में बिलोंग करें और 50 बच्चे अलग अलग कैटेगरी में बिलोंग करें. तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या क्या कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनको कैटेगराइज करो और उनको अलग अलग एजुकेशनल सेटअप प्रोवाइड करना चाहिए. नीड फॉर लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग. Especially physical environment of school should be barrier free. For hearing impaired children, school must have a noise free environment, good lighting, proper seating arrangement of classrooms. For visually impaired children, school should have all the books in braille. दैट मीन्स जो ये आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि फिज़िकली इम्पेयर्ड बच्चे अगर आपके स्कूल में हैं या किसी नॉर्मल स्कूल में है तो उस स्कूल का जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो बैरियर फ्री होना चाहिए. जैसे रेल्स लगा देते हैं, जैसे फिज़िकली हैंडीकैप्ड बच्चे, उनके जो व्हील चेयर्स होते हैं वो आसानी से उस रेल से अलग अलग बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर्स में ले जाएं. तो ये नेसेसरी क्राइटेरिया है कि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए आपका जो स्कूल है, जिस स्कूल में फिजिकली इम्पेयर्ड बच्चा एडमिटेड है. दूसरा, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा अगर किसी क्लासरूम में है तो उस क्लासरूम में कम से कम जितना कम नॉइज़ हो सके उस क्लास में उतना कम नॉइज़ होना चाहिए. उस क्लासरूम की लाइटनिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा टीचर के फेस को अच्छी तरह से देख सके. प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे का जो सीट होना चाहिए वो हमेशा टीचर के सामने होना चाहिए. और विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे जो होते हैं जो ब्रेल से पढ़ते हैं तो ज़रूरी है कि जब जो भी टीचर्स क्लासरूम में करा रहे हैं उनके पास ऐसा कोई बुक हो जो ब्रेल में कन्वर्टेड हो. तो ये सारी प्रॉब्लम. और क्या क्या मॉडिफिकेशंस होनी चाहिए मैम हियरिंग इम्पेयर्ड की? अगर हम बात करें एक ऐसा बच्चा जो कि हियरिंग इम्पेयर्ड है तो उस केस में क्या और मॉडिफिकेशंस, जैसे टीचर्स के पास कोई स्पेशल इक्विपमेंट्स होना चाहिए जिसके थ्रू ईजिली मैसेज कन्वे किया जाए, या स्टूडेंट्स के पास भी कोई असिस्टिव डिवाइस टाइप का कुछ होना चाहिए जिससे कि वो ईजिली कन्वे कर पाए अपने मैसेजेस को? बिल्कुल. जैसे कि पहले मैं क्लासरूम मॉडिफिकेशन के बारे में बता सकती हूँ. जैसे कि मैंने बोला हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो डेफिनेटली उसके पास एक खुद की एक हियरिंग एड होगी. बट हियरिंग एड की एक प्रॉब्लम होती है, हियरिंग एड हर एक आवाज़ें, स्पीच हो या शोर हो, सबको वो एक ही समान बढ़ा देती है. अगर आप बच्चे को अच्छी से अच्छी हियरिंग एड फिट कराते हैं तो ठीक है, नहीं फिर भी उसकी कॉमन हियरिंग एड की प्रॉब्लम होती है कि इवन बाहर के जो शोर है उसको भी बढ़ा देती है. तो आपको ये कोशिश करना चाहिए जिस क्लास में हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा बैठा है उसमें नॉइस बहुत कम लेवल में हो. तो अगर फर्नीचर की कोई सेटिंग है आपके क्लासरूम में तो फर्नीचर का जो नीचे का जो स्टैंड होता है वो रबर ब्रश से प्रॉपरली अटैच होना चाहिए. तो जब भी आप टेबल या चेयर को खिसकाते हो तो उसमें से आवाज़ नहीं आएगी. क्लासरूम के जो डोर्स होते हैं उसकी जो जब बंद होगी तो वो टाइट फिटिंग में बंद होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो लूज फिटिंग डोर है तो साइड से साउंड, बाहर की जो आवाज़ें हैं वो क्लास के अंदर की तरफ आ सकती है. और तीसरा कि
लाइटिंग, जो स्कूल की लाइटिंग, क्लासरूम की जो लाइटिंग होनी चाहिए वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि लाइटिंग बिल्कुल टीचर के चेहरे पे गिरे, बच्चे के चेहरे पे नहीं। क्योंकि टीचर के चेहरे पे जब वो गिरती है तो बच्चा जो है टीचर का जो फेस है अच्छी तरह से देख सकता है और लिप रीड कर सकता है या स्पीच रीड कर सकता है अच्छी तरह से। और ऐसे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को कभी भी क्लास के पीछे की तरफ नहीं, और कभी भी उनकी सीटिंग पीछे नहीं होनी चाहिए, हमेशा उनकी सीटिंग आगे होनी चाहिए। और टीचर जब भी टीचर्स हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ बात करें तो जैसे नॉर्मल्स को पढ़ाते हैं कि आधी चीज़ वो बोलते हैं और आधी चीज़ वो बोर्ड में लिख के बोलते हैं, तो कभी भी ऐसा काम ना करें। जो भी टीचर को बोलना है पहले वो बोलकर ख़त्म करें और उसके बाद जो भी चीज़ें उन्होंने बोली हैं वो ब्लैक बोर्ड में एक एक पॉइंट करके लिखें। और जब वो लिखती हैं तो कभी भी लिखते टाइम कोई भी पॉइंट्स ना डिस्कस करें, क्योंकि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा कुछ ना कुछ वो डेफिनेटली मिस कर सकता है। और जैसे कि असिस्टिव डिवाइसेस हैं, असिस्टिव डिवाइसेस जैसे ग्रुप हियरिंग एड्स होते हैं। ग्रुप हियरिंग एड्स मतलब टीचर के पास एक माइक्रोफोन होगा और बच्चे के पास एक हेडफोन होगा, तो टीचर्स जो भी चीज़ें बोलती हैं वो थ्रू बिल्कुल वो माइक्रोफोन से बच्चे के हेडफोन तक डायरेक्टली पहुंच जाता है, जिससे टीचर को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है, मिनिमम एफर्ट से बच्चे को पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। दूसरा है इंडक्शन लूप, मतलब पूरे जो क्लासरूम में वायर की सेटिंग करा दी जाएगी और टीचर के पास एक माइक्रोफोन होगा। वो बिल्कुल जैसे आपका क्या कहते हैं टेलीफोन काम करता है, उसी तरह वो इंडक्शन लूप भी काम करता है। जो टीचर्स बोलती हैं वो थ्रू वायर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से क्लासरूम में सेंड हो जाता है और बच्चे का जो हियरिंग एड है वो बहुत ही इजीली कैप्चर कर लेता है। अगेन टीचर को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और ये भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशंस इन सारी असिस्टिव टेक्नोलॉजी से बच्चा जल्दी से जल्दी पिकअप कर लेता है। इसके लिए मैम टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है या एज सच जो नॉर्मल बीएड करने के बाद जो टीचर्स एक जॉब के लिए जाती हैं उसी में इंक्लूडेड होता है, या फिर स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है टीचर्स को? जैसे आपने बोला है नॉर्मल टीचर्स को आजकल जो नॉर्मल टीचर्स होते हैं जो सिर्फ नॉर्मल बच्चों को पढ़ाते हैं उनके लिए ये कोई भी ट्रेनिंग नहीं होती है। तो अगर इनको स्पेशल बच्चों के साथ डील करना है तो दे हैव टू गो फॉर बीएड इन स्पेशल एजुकेशन। वो एचआई के लिए, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए अलग कोर्स है, मेंटल रिटार्डेड बच्चों के लिए अलग कोर्स है। तो दैट मीन्स स्पेशल बच्चों को सिखाने के लिए टीचर हैज़ टू गो फॉर अ स्पेशल ट्रेनिंग। दैट मीन्स नॉर्मल टीचर्स के अंदर वो ट्रेनिंग नहीं होती है जिससे कि वो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को पढ़ा सके। इसलिए आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी गई है कि ऐसे बच्चों को नॉर्मल क्लासरूम में भेज तो देते हैं बट टीचर्स डजंट नो कि उनके साथ कैसे डील करना है, क्या एक्स्ट्रा सपोर्ट देना है, क्या क्या फैसिलिटीज़ देनी है। दैट मीन्स उनका जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है। तो अगर कोई टीचर्स ऐसे हैं जिनको स्पेशल बच्चों के साथ ट्रेनिंग करानी नहीं आती है तो उनको क्रैश कोर्स के लिए भेजा जाता है, जो कैन बी 6 मंथ कोर्स और 3 मंथ कोर्स, जहाँ पे उनको बताया जाता है कि ऐसे बच्चों के साथ कैसे डील करनी चाहिए। जैसे आजकल इंक्लूसिव एजुकेशन का ये एक नया ट्रेंड देखने को आया हुआ है, तो नॉर्मल स्कूल्स में भी हम ये मतलब बच्चे होते हैं ऐसे स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं, तो वहाँ पे भी टीचर्स क्या अलग अलग होती हैं या फिर उन्हीं को स्पेशल एजुकेशन में ट्रेन किया जाता है? एक्चुअली ये मैंडेटरी है कि अगर एक क्लासरूम में कोई भी डिसऑर्डर्ड बच्चा या हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो एक स्पेशल एजुकेटर का होना या टीचर हु हैज़ ट्रेन्ड इन डीलिंग विथ स्पेशल नीड चिल्ड्रन, इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्कूल में ऐसे किसी टीचर को, एक्स्ट्रा टीचर को नहीं रखा जाता तो ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है कि नॉर्मल टीचर जो हैं उनको क्रैश कोर्स के लिए भेजा जाए 3 मंथ्स के लिए। उसी के बाद ही कोई भी नॉर्मल टीचर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को हैंडल कर सकता है। ये एक मैंडेटरी और स्ट्रिक्ट रूल है। दैट मीन्स कोई भी टीचर हु हैज़ नॉट गॉन फॉर ट्रेनिंग और हु हैज़ नॉट गॉन फॉर 3 मंथ और 6 मंथ कोर्स ट्रेनिंग वो नहीं हैंडल कर सकता ऐसे बच्चों को। बट एक्चुअली ये ज़रूरी है कि किसी भी क्लासरूम में अगर कोई भी डिसऑर्डर्ड बच्चा है तो नॉर्मल टीचर के साथ साथ एक स्पेशल एजुकेटर का या एनी टीचर हु हैज़ ट्रेन्ड इन
सच काइंड ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट या मेंटल रिटार्डेड कोर्सेस उनको नॉर्मल टीचर के साथ रखा जाए। जैसा कि अब तक हम एजुकेशन पे डिस्कस कर रहे हैं, हमने बहुत सारी बातें जानी एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए या फिर क्या क्या हम मॉडिफिकेशंस करते हैं। इस टॉपिक पे हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे एक ब्रेक के बाद। This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments. He loves Mohammad Rafi and cricket. He also uses crutches for mobility. चंदा है तू मेरा सूरज है तू, This is Raj Bala. मेरी आँखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर। With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. सूरज है तू, आ मेरी आँखों का तारा है तू। She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. कोई मुश्किल हो दूर मंजिल हो, never stops us from dreaming. हारता है वो हार माने जो, we are what we believe in. हम धरती को अंबर से मिला दें, हम उड़ सकते हैं उड़कर दिखा दें, हम छूले सितारों को। We can touch the sky. आशा के पंखों पे we can and we will fly. We can and we will fly.
वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हम डिस्कस कर रहे थे हमारा आज का टॉपिक एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन विद कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। अब तक हमने देखा कम्युनिकेशन की क्या नीड होती है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, एजुकेशन किस तरह से बेनिफिशियल होता है ऐसे बच्चों के लिए जो कि हेयरिंग इम्पेयर्ड होते हैं, और क्या क्या पेरेंट्स को कंसर्न रखना चाहिए, अर्ली इंटरवेंशन क्यों ज़रूरी है, क्या क्या स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू पेरेंट्स अर्ली इंटरवेंशन करके ईज़िली अपने बच्चों को एक नियर टू नॉर्मल बना सकते हैं। तो मैम हमने अब तक डिस्कस किया कि क्या क्या एजुकेशनल नीड्स होते हैं, क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं। एजुकेशनल प्रोग्राम्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या प्रोग्राम्स, क्या करिकुलम में कुछ चेंजेस आते हैं या वही प्रोग्राम्स होते हैं जो एक नॉर्मल चाइल्ड के लिए होते हैं? हमारा जो एजुकेशनल प्रोग्राम है वो बेसिकली दो में डिवाइडेड है। वन इज फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। फॉर्मल में आता है सेग्रीगेटेड एंड इंटीग्रेटेड। सेग्रीगेटेड के अंदर आता है पेरेंट इन्फेंट प्रोग्राम, प्री स्कूल प्रोग्राम, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन। और इंटीग्रेटेड में आता है प्ले स्कूल, LKG, UKG, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और नॉन फॉर्मल में आता है ओपन स्कूल एंड ओपन यूनिवर्सिटी। दैट मीन्स हमारा जो बेसिकली एजुकेशन सिस्टम है वो दो में डिवाइडेड है। वो है फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन मतलब जो एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है, रेगुलर स्कूल्स जो होते हैं उसे बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन मतलब ओपन स्कूलिंग, ओपन यूनिवर्सिटी। दैट मीन्स आपको अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप एज अ करस्पॉन्डेंस आप कोर्सेज ख़त्म कर सकते हो। तो जो आपकी जो फॉर्मल है वो अगेन दो चीज़ों में है, वो है सेग्रीगेटेड एंड इंटीग्रेटेड। सेग्रीगेटेड का मतलब कि आप इंडिविजुअली हर एक बच्चे को अकेले बिठा के अलग एक सिचुएशन में बिठा के, मतलब जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों का सिर्फ ग्रुप होगा और उनको बिठा के जब आप पढ़ाते हो तो वो हो जाता है सेग्रीगेटेड ग्रुप। इंटीग्रेटेड ग्रुप मतलब हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ जब आप बिठा के एजुकेशन कराते हो तो वो हो जाता है इंटीग्रेटेड ग्रुप। सब उसके बाद आता है देन फॉर्मल एजुकेशनल प्रोग्राम्स। इसमें है सेग्रीगेटेड एजुकेशनल प्रोग्राम। इसमें सबसे पहले है पेरेंट इन्फेंट प्रोग्राम, पेरेंट इन्फेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। The training the parents how to early identify and intervene, and also to train the child without much straining. Here preschool education also take place. Preschool education is from 2.5 to 6 years. Preschool education is a foundation stone for further education. It gives pre-reading skills, auditory training, writing, reading readiness, etc. Followed by primary and secondary education. यहाँ पे बताया गया है कि सेग्रीगेटेड प्रोग्राम्स में क्या क्या आते हैं। सबसे पहले है पेरेंट इन्फेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहाँ पे पेरेंट्स को ये सिखाया जाता है कि आप अपने बच्चों को कितनी जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने प्रॉब्लम्स को, और आइडेंटिफाई करने के लिए कहाँ पे जाना है, किसको दिखाना होता है, और उसके बाद उसकी किस तरीके से हमको इंटरवेंशन करानी चाहिए। उसके बाद इंटरवेंशन के बाद जब हम उन बच्चों को नियर नॉर्मल बनाते हैं, फिर उनका नेक्स्ट लेवल है प्री स्कूल एजुकेशन। प्री स्कूल जैसे होता है नर्सरी लेवल जो होता है, जहाँ पे हम बच्चों को 2.5 से 6 इयर्स के बच्चों को डालते हैं, जहाँ पे एक स्कूल में नॉर्मल पढ़ाई लिखाई से पहले यहाँ पे बच्चों को खेल द्वारा, प्ले एक्टिविटी द्वारा रीडिंग कराना, राइटिंग कराना, ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं बच्चों को। और सबसे लास्ट है, उसके बाद आता है प्री स्कूल से जब बच्चा बाहर निकलता है, देन वो प्राइमरी लेवल पे जाता है, देन वो सेकेंडरी लेवल पे जाता है। तो ये सेग्रीगेटेड में भी यही फॉलो होता है, बट उसमें एक सेपरेट ये है कि पेरेंट इन्फेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स को जल्द से जल्द अपने बच्चे की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कराना ज़रूरी होता है। हम सिलेबस या करिकुलम में कोई चेंजेस होती हैं जो एक नॉर्मल स्कूल्स में होता है, जो नॉर्मल CBSE एफिलिएटेड या कोई भी स्कूल हो, उसके सिलेबस और स्पेशल जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं या फिर जहाँ पे ये एजुकेशन प्रोवाइड होती है, वहाँ के सिलेबस में कोई डिफरेंस होता है? सिलेबस वाइज कोई डिफरेंस नहीं होता, बट उनके लिए सिर्फ एक ऑप्शन होता है कि फॉर एग्जांपल हर एक स्कूल में अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच एंड ऑल दीज थिंग्स। ऐसे बच्चे सिर्फ एक लैंग्वेज वो ऑप्ट कर सकते हैं, बाकी सारे लैंग्वेजेस उनके लिए ऑप्शन होता है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि उनको जो भी सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेजेस होते हैं वो उनको पढ़ने की ज़रूरत है, बट अदरवाइज जो नॉर्मल साइंस,
सोशल एंड ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें उनको जैसे नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं उनको बिल्कुल वैसे ही पढ़ना होता है. अदरवाइज सिलेबस में और कोई एज सच टिल फार आई हैव नॉट हर्ड ऑफ सच काइंड ऑफ चेंजेस. लाइक कंपैटिबल होता है इक्वली, मतलब जो एक नॉर्मल स्टूडेंट जैसा पढ़ता है वैसा ही इक्वल सिलेबस और एवरीथिंग इज इक्वल. लाइक कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होता है उसमें, होता है, सिर्फ लैंग्वेज वाइज रिलैक्सेशन होता है. ओके मैम, कंटिन्यू विद द टॉपिक. उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम. Children with minimum degree of disability can be integrated with less services. Certain children with higher degree of impairment or children with profound hearing loss can be integrated when they are early identified and intervened. Most of the education system's ultimate goal is to integrate them with normals. इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम का मैंने जैसे समझाया है कि जब हम हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को करेक्ट टाइम में आइडेंटिफाई करते हैं, करेक्ट टाइम में इंटरवीन करते हैं, उसके बाद जब हम हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को नियर नॉर्मल बच्चों के साथ बिठा के जब हम एजुकेशन कराते हैं तो उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड सेटअप. उसके लिए इवन जो बच्चे होते हैं जो जन्म से बिल्कुल भी नहीं सुन सकते, दैट इज़ सीवियर टू प्रोफाउंड, मतलब उनके अंदर थोड़ी बहुत भी सुनने की क्षमता नहीं होती है, उनको भी अगर आप करेक्ट टाइम में आइडेंटिफाई करा के ट्रीटमेंट कराते हैं, उन बच्चों को भी आप इंटीग्रेट करा सकते हैं बहुत ही अर्ली स्टेज में. और किसी भी एजुकेशन सिस्टम का या किसी भी सर्विसेज का अल्टीमेट गोल यही होता है कि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे जो हैं उनको अल्टीमेटली नियर नॉर्मल जैसा बनाओ, या एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल सोसाइटी में कितना पार्टिसिपेट करता है उतना ही हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को भी पार्टिसिपेट कराओ. To support integrated education, Government of India has launched a scheme of integrated education for disabled children in 1974. National Policy of Education 1986 stressed that disabled children should be integrated and mainstreamed. PWD Act 1995 emphasized equal opportunity, protection of rights and full participation of the disabled in mainstream. Program of Sarva Shiksha Abhiyan 2002 was undertaken by the government to educate all children with HI. यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ कि दैट मीन्स ईयर बाय ईयर कैसे डिफरेंट एक्ट आए, कैसे हर लोगों ने एजुकेशन के ऊपर इम्पोर्टेंस दिया, इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर इम्पोर्टेंस दिया. सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसेबल्ड बच्चों को इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बताया गया. दैट मीन्स आप हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को अलग नहीं करेंगे. हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को अगर उनके अंदर कैपेबिलिटी है नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने की और लिखने की, तो डेफिनेटली उन्हें एक इंटीग्रेटेड सेटअप में या इंक्लूसिव सेटअप में डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, उन्होंने भी डिसेबल्ड बच्चों को इंटीग्रेट कराना, मेन स्ट्रीम कराना, मतलब नॉर्मल के साथ डालना, इसके ऊपर उतना ही फोकस किया. PWD एक्ट 1995, PWD एक्ट ने हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा हो या कोई भी बच्चा विद स्पेशल नीड्स, उनकी राइट्स, उनकी अपॉर्चुनिटीज़, उनके लिए जो अलग अलग पॉलिसीज़ बने हैं, लेजिस्लेशन बने हैं, वो सब कुछ PWD एक्ट 1995 ने उसके ऊपर फोकस किया. उसके बाद प्रोग्राम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान आया 2002 में, जहाँ पे गवर्नमेंट ने फोकस किया कि हर एक बच्चे को, इवन हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा हो या कोई भी बच्चा हो जिसके अंदर प्रॉब्लम्स है, उनको एजुकेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके बाद आता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन. दैट मीन्स हमारा फॉर्मल एजुकेशन पूरा हो गया जहाँ पे एक रेगुलर प्रोग्राम होता है. अब ये नॉन फॉर्मल एजुकेशनल प्रोग्राम्स, ये ओपन यूनिवर्सिटी एंड ओपन स्कूल फॉर दोज स्टूडेंट हु कुडंट ऑप्ट फॉर फॉर्मल एजुकेशन. It provides chances to all illiterates, school dropouts and children with different disabilities who couldn't go for normal education. Different normal educational programs are set up by National Institute of Open Schooling and IGNOU. ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आता है ओपन स्कूल्स, ओपन यूनिवर्सिटीज़. ओपन स्कूल एंड ओपन यूनिवर्सिटीज़ आने के बाद ऐसे
हर एक लोगों के अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आ गई कि जो अनपढ़ होते हैं या किसी कारण वाइज वो अपना एजुकेशन पूरा नहीं कर पाए, या ऐसे बच्चे जो डिसेबल्ड होने के कारण नॉर्मल फॉर्मल एजुकेशन के लिए नहीं जा सके, उनके लिए ओपन यूनिवर्सिटीज़ ने बिल्कुल अपना दरवाज़ा खोल दिया, जिससे कि वो भी अपने आप को उतना ही एजुकेटेड बना सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान या नॉर्मल इंडिविजुअल अपने आप को बनाता है। और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो ओपन स्कूलिंग या ओपन यूनिवर्सिटी करती हैं, वो सबसे पहले इग्नू है और दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ जहाँ पे एक स्कूल है, जहाँ पे ऐसे ही डिसेबल्ड बच्चों के लिए अलग अलग फैसिलिटीज़, उनके साथ कैसे थेरेपी करना चाहिए, इन सब के बारे में दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डाउन सिंड्रोम बच्चा है। डाउन सिंड्रोम बच्चे को स्विमिंग थेरेपी दे रहे हैं, जैसे सेंस ट्रेनिंग होती है कि कैसे कैसे अपने सेंसेस को बढ़ाने के लिए, और अलग अलग आप जैसे कि यहाँ पे स्विमिंग से बच्चा जैसे पानी के अंदर जाते वक्त कैसे अपनी नाक को बंद करना चाहिए, अपने कान को बंद करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसको थ्रू स्विमिंग थेरेपी से कराया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चा कैसे एक नॉर्मल बच्चे की तरह स्विमिंग कर रहा है। यहाँ पे इट्स ऑल्सो वाटर थेरेपी, जैसे आप अलग अलग बच्चों को देख सकते हैं। यहाँ पे इस सेक्शन में बिल्कुल एक सेट ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन है। यहाँ पे एक देख सकते हैं कि एक बच्चा है जो जिसको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है। यहाँ पे एक टीचर, एक स्पीच थेरेपिस्ट बच्चे को कैसे स्पीच थेरेपी द्वारा ट्रेनिंग करा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जैसे ब्लोइंग एक्सरसाइज है और कलरिंग एक्सरसाइजेस, ऐसे अलग अलग एक्सरसाइजेस कराते हैं। यहाँ पे एक टीचर दिखा रहा है कि कैसे ब्लो करना है, जिससे कि वो जो पेपर्स हैं उनको उड़ना है। और यहाँ पे कैंडल्स हैं, कैंडल्स से वो थ्रू ब्लोइंग एक्सरसाइज कैसे उसको बुझाना है वो सिखा रहे हैं। ब्लोइंग एक्सरसाइज से क्या होता है कि आपके बच्चे के अंदर ये जो रेस्पिरेशन मतलब आपकी लंग्स जिससे आप एयर निकलती है और इस एयर को मॉडिफाई करके आपकी अलग अलग स्पीच बनती है, तो इन सब की ट्रेनिंग थ्रू ब्लोइंग एक्सरसाइज करा सकते हैं। ब्लोइंग कैंडल से कर सकते हैं या पेपर उड़ाने से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चा कितना सक्सेसफुली कैंडल को ब्लो कर रहा है। और ये एक एक्चुअली एक एक्टिविटी है जहाँ पे बच्चा भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होता है। ऐसे एक्टिविटीज़ आपको चूज़ करना ज़रूरी है जहाँ पे बच्चा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो और वो लगातार आपका साथ दे उस एक्टिविटीज़ को करने के लिए। यहाँ पे टीचर ने एक बलून दिया है जहाँ पे बच्चे को ब्लो करना है बलून। यहाँ पे दिस इज अ पार्ट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग कि और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना, कि अपने यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीवन एल्स। आप अपने चीज़ें, आप जो चीज़ें आप यूज़ करते हो, आपको वो चीज़ों को कैसे प्रॉपर्ली वॉश करके रखना चाहिए। दिस मेक्स यू अ काइंड ऑफ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन अ सोसाइटी। और इससे एक कोई भी बच्चा विथ हियरिंग इम्पेयर्ड हो या कोई भी बच्चा हो, वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। यहाँ पे ये एक बच्चा है, मेंटली चैलेंज्ड है, उसको सिखाया जा रहा है कि कैसे विंडो को कैसे क्लीन करना चाहिए। यहाँ पे बुक बाइंडिंग करा रहे हैं बच्चे को कि कैसे बुक बाइंडिंग कराते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेस है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चा कैसे सीजर यूज़ करके थ्रेड को उसने काटा और कैसे उसने उस होल से उस थ्रेड को निकाला। इस प्रोसेस ऑफ बुक बाइंडिंग हो रही है। इसमें काफ़ी ज़्यादा फाइन मोटर डेवलपमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे आपके हाथ के फिंगर्स में काफ़ी ज़्यादा मजबूती की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें बुक बाइंडिंग जैसी चीज़ें करवाने के लिए
इससे क्या होता है कि अगर आप बच्चों को ये सारी चीज़ें कराते हैं तो आगे जाके बच्चा इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो सकता है कि वो इन सारे प्रोफेशंस में जाके अर्न कर सकता है, कमा सकता है, इवन अपने फैमिली के लिए और खुद के लिए भी। बुक बाइंडिंग प्रोसेस चल रहा है अभी भी, थोड़ा काफ़ी लंबा प्रोसेस है, बट बच्चा कितना फुल कंसंट्रेशन से और पूरा अटेंटिवली और कितना पूरे डेडिकेशन से कर रहा है। बुक बाइंडिंग के साथ साथ इवन कैंडल मेकिंग भी होता है, जहाँ पे स्पेशली फॉर मेंटली रिटार्डेड बच्चों को कैंडल मेकिंग करवाते हैं, क्राफ्ट्स करवाते हैं, जैसे पेंटिंग है, ड्राइंग है, ये सारी चीज़ें भी करवाते हैं। उसका सबसे पहला प्रोसेस था कि वो अपने उस बुक्स के अंदर जो जो भी पेजेस हैं उसको अच्छी तरह से अटैच करे, बाइंड करे। उसके बाद उसका जो नॉर्मल है हार्ड जो कार्डबोर्ड है उससे बाइंड करेगा। इस एक एक्टिविटी के थ्रू कितनी सारी स्किल्स, वेरियस स्किल्स वो बच्चा सीख रहा है, हम ये चीज़ देख रहे हैं इसमें। अच्छी तरह से देख सकते हैं, जैसे कितनी अटेंशन की ज़रूरत है, कितना कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, फिंगर्स में कितने स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, कटिंग कितनी अच्छी तरह से आना चाहिए, कितनी अच्छी तरह से वो गांठ बांध रहा है, कितने स्ट्रांगली वो कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। कितनी सारी चीज़ें डेवलप होती हैं और इसको करने के लिए बच्चे के अंदर क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। ये अगेन एक वाटर थेरेपी है, जहाँ पे बच्चा, इसमें क्या होता है, अलग अलग वाटर से अलग अलग सेंसेशंस होना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चा उसमें पानी में लेटा हुआ है, बच्चे को कितना मज़ा आ रहा है उसमें। वाटर से बच्चे के अलग अलग सेंसेस भी कितने ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे मुंह के मसल्स हों, हाथ के मसल्स हों, बहुत सारे मसल्स एक्टिवेट होते हैं। और वाटर में जब आप होते हैं तो आपके डिफरेंट बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। कैसे मूव करना चाहिए, जैसे आप नॉर्मल चलते हैं उस समय आपके हाथों पैर अलग तरीके से मूव करते हो, जब पानी में होते हैं तो उस समय आपके बिल्कुल अलग तरीके से मूव होते हैं। तो ये सारी चीज़ें थ्रू वाटर थेरेपी आप करा सकते हैं। जैसा कि अभी हमने वीडियो में देखा कि वेरियस एक्टिविटीज़ करवा के किस तरह से स्किल्स डेवलप करवाई जा रही हैं ताकि वो वोकेशनली भी स्ट्रांग हो पाए और फ्यूचर में अगर वो इसको अगर एज अ प्रोफेशन भी ले तो वो इसको कैरी आउट कर सकता है। सो और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे आपने स्विमिंग के बारे में, वाटर थेरेपी बताया, या वो बुक बाइंडिंग कर रहा था, और ऐसी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? और वोकेशनल ट्रेनिंग में जैसे होता है कि मैंने बताया क्राफ्ट्स, अलग अलग बच्चे अगर काफ़ी ड्राइंग वाइज या पेंटिंग वाइज काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं तो ड्राइंग वाइज आप करा सकते हैं, क्राफ्ट्स बना सकते हैं। जैसे अलग अलग जो चीज़ें होती हैं, जूट से बैग बनाना, जूट से अलग अलग डेकोरेटिव आइटम्स बनाना, जूट आइटम से कैंडल मेकिंग काफ़ी ज़्यादा फुल फ्लेज्ड और बहुत सारी जगह पे कैंडल मेकिंग प्रोसेस हो रहा है, स्पेशली मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए। और ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग। जैसा हम बात कर रहे थे फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में, तो नॉन फॉर्मल दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो किसके रिजल्ट ज़्यादा बेटर आते हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स नॉन फॉर्मल ऑप्ट करते हैं क्या वो कहीं लेस कॉम्पिटिटिव और लेस कम्पैटिटिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल?
ये डेफिनेटली चांसेस है इसके। एनी टाइम फॉर्मल एजुकेशन बेटर है नॉन फॉर्मल से, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि आपको एक फुल ऑन सपोर्ट मिल रहा है। आप टीचर्स हैं आपके साथ सुबह से लेकर एक पर्टिकुलर टाइम तक, हर दिन आपके साथ प्रैक्टिस हो रहा है, आप प्रैक्टिस हो रहे हैं। एक बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ बात करता है, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन होता है अच्छा खासा। घर जाके जो उसने स्कूल में सीखा है उसका एक नॉर्मल रिविजन प्रोसेस होता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, रेगुलर स्कूल में वर्कशॉप्स चलते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, जहाँ पे बच्चे को अलग अलग फंक्शंस में और अलग अलग उसकी जो स्किल्स होती हैं, उसकी जो एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ होती है उसको निखारा जाता है। बल्कि अगर आप नॉन फॉर्मल में देखेंगे तो इट्स अ करस्पॉन्डेंस टाइप ऑफ कोर्स, घर पे बैठ के करना होता है। तो घर पे बैठ के अगर आपके पेरेंट्स इलिटरेट हैं, अगर पेरेंट्स उतने ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं हैं, तो बच्चे को किसी भी तरीके से हेल्प नहीं मिलेगा जो आपको एक नॉर्मल स्कूल में मिल सकता है। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि इट इज़ नॉट अ नॉर्मल रेगुलर स्कूल। तो ये सारी चीज़ें जो एक रेगुलर स्कूल में बेनिफिट्स होते हैं वो कुछ भी आपको नॉन फॉर्मल में नहीं मिलेंगे। बट नॉन फॉर्मल उन्हीं के लिए, इसलिए नॉन फॉर्मल वही लोग ऑप्ट करते हैं जो रेगुलर में किसी ना किसी वजह से नहीं जा पाए, तो वही नॉन फॉर्मल में जाते हैं। तो फॉर्मल ही ज़्यादा, अगर कोशिश यही रखनी चाहिए कि अगर आप फॉर्मल को ऑप्ट कर सकते हैं तो फॉर्मल को ही ऑप्ट किया जाए। ये यहाँ पे मैसेज है पेरेंट्स के लिए कि जो वो फॉर्मल एजुकेशन ऑप्ट कर सकते हैं तो फॉर्मल को ही प्रेफरेंस दे, बिकॉज कहीं भी किसी बच्चे के अगर कोई स्किल्स हैं तो वो कहीं लैप्स ना हो जाए, वो कहीं किसी भी कारण की वजह से उसको कमियाँ ना आ जाए, आप फॉर्मल एजुकेशन को ही प्रेफरेंस दिया जाए। सो मैम काइंडली कंटिन्यू विद द टॉपिक। अब अलग अलग ट्रेंड्स इन टीचिंग है, जैसे कि एज टेक्नोलॉजी डेवलप टीचिंग ट्रेंड्स चेंज्ड, एज न्यू डिवाइसेस डेवलप्ड टीचिंग प्रैक्टिस बिकेम मोर एंड मोर इफेक्टिव। एग्जाम्पल, ट्रेडिशनल चॉक एंड टॉक गॉट रिप्लेस्ड विद इंडिविजुअल टीचिंग प्रोजेक्ट मेथड्स एक्सेट्रा। इसमें बताया गया कि जैसे जैसे आपके टेक्नोलॉजीज़ डेवलप होते जा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके आप अपनी टीचिंग को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एंटरटेनिंग बना सकते हैं। जैसे कि पहले नॉर्मल चॉक से सिखाना होता था, चॉक से लिखो और बोलो। अभी इतने सारा टेक्नोलॉजीज़ आ गए, कंप्यूटर आ गया है, इतना वेरियस DVDs आ गए हैं। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप बच्चे को काफ़ी इफ़ेक्टिवली और एंटरटेनिंग वाइज से आप बच्चे को बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। यहाँ हम देख रहे थे ट्रेंड्स ऑफ टीचिंग और फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन की हमने बात करी। अपने टॉपिक पे डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। There was a time when persons with mental handicap used to be considered burden on the society. In fact, at some places they used to be killed and badly treated. Gone are the days now. Lot of changes have taken place in thinking and attitude of people towards person with mental retardation. We have moved away from this attitude of burden to the society. We no longer believe they are burden on the society, but they are productive members of our society. In fact, there is a complete paradigm shift from charity and welfare to the right-based and inclusive society. We are all working towards creating an inclusive society. In fact, now, with the implementation of UNCRPD, the whole nation is geared towards implementing the objectives of UNCRPD, which is creating an inclusive society and not segregating them. So let us all be prepared to help them participate in an inclusive society, to help them enjoy an inclusive society, to help them create an inclusive society, and let's all join hands with them. ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही
दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना, Where is the cup? देखो, open your eyes, open करो, open करके, open. नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप। UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है। ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं, जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं। सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है। कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है, जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है। उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। Very good. Glass. Where is the glass? Glass. Very. कप को टच करो जल्दी से। कप को। Where is the cup? Very good. कप में क्या करता है कनिष्क? टी पीता है। चलो ग्लास। Where is the glass? Very good. चलो बाउल की तरह बाउल जल्दी से टच करो बाउल को। Very good. बाउल में क्या करता है कनिष्क? तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना, पीना, कपड़े पहनना, और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियां उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं, जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स पर जोर दिया जाता है तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है, ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पा लें। एक तारा टिमटिमाता, उसने आकाश को छू लिया। एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दिया।
आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हम आज का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि है एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन विद कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स। इस टॉपिक पे हमें और नॉलेज दे रही हैं, हमने बहुत सारी नॉलेज गेन की आज इस टॉपिक पे, जैसे कि क्या होता है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, क्यों रिक्वायर्ड होता है, क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, और जैसे कि हमने पहले भी ये बात डिस्कस करी और ये मैसेज भी कन्वे किया कि फॉर्मल एजुकेशन इज़ द बेस्ट एज़ कम्पेयर टू इनफॉर्मल। वन कैन ऑप्ट फॉर फॉर्मल एजुकेशन, ही शुड गो फॉर फॉर्मल एजुकेशन। हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हम क्या क्या इंटीग्रेशन, क्या क्या टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन है, अगर हम इस कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की बात करें तो क्या क्या इंटीग्रेशन और सेग्रीगेट हम किस लेवल पे कर सकते हैं इसको? मेन स्ट्रीम जो होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशनल सेटिंग, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन: फुली इंटीग्रेटेड 1, student with minimum impairment or who require minimum support to learn are integrated with normal children in normal school. Second is fully integrated part 2. These students are integrated with normal children but have support services like itinerant teachers, a resource room where children with special needs attend, and are facilitated with special needs. तो सबसे पहले है फुली इंटीग्रेटेड पार्ट 1 एंड फुली इंटीग्रेटेड पार्ट 2। फुली इंटीग्रेटेड पार्ट 1 मतलब उन बच्चों को डाला जाता है जो जिनके अंदर डिसेबिलिटीज़ होती हैं बट उनकी डिसेबिलिटी बहुत मिनिमम है, वो मिनिमम सर्विसेज से या मिनिमम सपोर्ट से नॉर्मल के साथ प्रॉपर एजुकेशन कर सकते हैं। दूसरा है फुली इंटीग्रेटेड पार्ट 2, जहाँ पे ये जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे जो होते हैं उनको नॉर्मल बच्चों के साथ डाला तो जाता है, बट जहाँ पे उन्हें थोड़ा एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो वो जो सपोर्ट है इटिनरेंट टीचर्स वो होते हैं जो नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस बट एज अ जब भी ज़रूरत पड़ती है या एज अ काइंड ऑफ वीकली बेसिस या मंथली बेसिस में आते हैं, जहाँ पे वो आके बच्चों को जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको डील करते हैं या पेरेंट्स को काउंसिल कर देते हैं या रिसोर्स रूम में ले जाते हैं। रिसोर्स रूम में जो जो चीज़ें बच्चे ने मिस कर दिया है वो रिसोर्स रूम में जाके वो कवर अप हो जाती है। तो ये होता है फुली इंटीग्रेटेड पार्ट 1 एंड फुली इंटीग्रेटेड पार्ट 2। फिर है पार्शियली इंटीग्रेटेड पार्ट 1 एंड पार्शियली इंटीग्रेटेड पार्ट 2। Partially integrated 1, student with disability and normal children are together. Here normal teachers and special teachers follow a team approach and share teaching responsibilities. Partially integrated 2, children with special needs and normal children are together in those classes which require minimum verbal interaction. Partially integrated 1 and partially integrated 2, इसमें ये होता है, पहले partially integrated 1 में जो बच्चे जो स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं वो और नॉर्मल बच्चे ये दोनों एक ही क्लास में होते हैं, और इस क्लास में नॉर्मल टीचर्स भी होते हैं और स्पेशल टीचर्स भी होते हैं। तो नॉर्मल टीचर्स क्या करते हैं, नॉर्मल टीचर्स नॉर्मल बच्चों को पढ़ाते हैं। स्पेशल टीचर्स जो नॉर्मल टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो स्पेशल टीचर स्पेशल बच्चों को इंडिविजुअली नॉर्मल बच्चों के साथ इंडिविजुअली बिठा के वो सारी चीज़ें पढ़ाएंगे ताकि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा नॉर्मल बच्चों के साथ सेम पेस में फॉलो करे, सेम स्पीड में फॉलो करे और कोई दिक्कत भी ना होने, जो नॉर्मल टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो मिस भी ना करें और एक ही स्पीड में वो जाएं और मिनिमम कोई डिफ़िकल्टीज़ के साथ वो चीज़ों को समझ सके। दूसरा है पार्शियली इंटीग्रेटेड 2। यहाँ पे क्या होता है कि स्पेशल बच्चे और नॉर्मल बच्चे दोनों एक ही क्लास में होते हैं, बट वो स्पेशल बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ उन्हीं क्लास में एक साथ बैठते हैं जहाँ पे स्पेशल और नॉर्मल को एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है। स्पेशली मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स और कंप्यूटर सब्जेक्ट्स, यहाँ पे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा और नॉर्मल बच्चा इन दोनों को एक दूसरे के साथ वर्बल इंटरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ पे बच्चे को कम ज़रूरत होती है अपने बात करने की। और दूसरा कंप्यूटर, यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं होती है बात करने की। पार्शियली सेग्रीगेटेड 1 एंड पार्शियली सेग्रीगेटेड 2। पार्शियली सेग्रीगेटेड 1, hearing impaired children attends class with normal children only for craft and extracurricular activities. Partially segregated 2, severe impaired children attend with normal children only during lunch hours and sports. तो partially segregated 1 यहाँ पे होता है कि hearing impaired बच्चा एक नॉर्मल बच्चों के साथ सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे क्राफ्ट्स हो, ड्राइंग हो या स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, इसी में ही एक नॉर्मल बच्चा
हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के साथ इंटरैक्ट करेगा। दूसरा है पार्शियली सेग्रीगेटेड पार्ट 2। यहाँ पे सीवियर इम्पेयर्ड बच्चा एक नॉर्मल बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन तभी होता है जब कोई लंच का टाइम हो या स्पोर्ट्स का टाइम हो। इसके अलावा ऐसे बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करते, क्योंकि ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी डिसेबिलिटीज़ नियरली 80 to 90% तक होती है। नाउ एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। First is provides a healthy environment for growth and development, removes the psychological barrier of segregation, help in development of oral language and communication skills, helps to improve speech intelligibility and helps to develop competitive spirit. इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होने से सबसे पहले उनके अंदर एक वो होता है कि हम अलग हैं नॉर्मल से, ये एक भावना निकल जाती है जिसके कारण उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो हैंडल हो जाती हैं। दूसरी चीज़ उनका जो है, हम हर एक इंसान अपने कम्युनिकेशन बातों से जाहिर करते हैं थ्रू इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे की भी स्पीच की डेवलपमेंट और लैंग्वेज की डेवलपमेंट नॉर्मल्स की जैसे हो जाती है। उनकी स्पीच बोलने की जो क्षमता है काफ़ी हद से ज़्यादा इंटेलिजिबल हो जाती है और वो नॉर्मल्स के साथ इक्वल फॉर्म में कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। दैट मीन्स ऐसा नहीं कि वो नॉर्मल के जैसे एक सोसाइटी में कॉम्पीट नहीं कर सकते, वो भी एक नॉर्मल के जैसे एक सोसाइटी में और एक कंट्री में उनके जैसे ही कॉम्पीट कर सकते हैं अलग अलग फील्ड में। जैसा कि मैम हमने ये देखा था, पहले भी आपने बताया हमें कि कम्युनिकेशन डिसऑर्डर इज़ नॉट एज स्पेसिफिक, किसी भी एज को हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप को भी हो सकता है। तो अगर एडल्ट को ये प्रॉब्लम होती है, एडल्ट को किसी भी कारण की वजह से अगर ये प्रॉब्लम आती है, तो उस फेज़ में उसने एजुकेशन गेन कर लिया होता है, जो उसकी बेसिक एजुकेशन नीड्स होती है, ही इज़ इन जॉब फील्ड और वो कुछ अर्न कर रहा होता है, तो वहाँ पर क्या क्या एजुकेशन पर्सपेक्ट ध्यान में रखना चाहिए या कुछ उसको एजुकेशन की ज़रूरत है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन और ईजी हो जाए उसका? देखिए, जैसे आपने बोला है कि अगर किसी अडल्ट को या जीरियाट्रिक को हो रहा है प्रॉब्लम, तो वहाँ पे एजुकेशन में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो बिल्कुल एक नॉर्मल सिटीज़न की तरह वो पार्टिसिपेट करता आया था और एक सडनली किसी हादसे के कारण वो अपना क्या कहते हैं, वो कुछ चीज़ खो बैठा है। तो एज सच हम एजुकेशन को कुछ हम एम्फसाइज़ नहीं करते हैं। अडल्ट को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसके एजुकेशन के ऊपर एम्फसाइज़ नहीं करते हैं, उसकी सिर्फ कम्युनिकेशन के ऊपर एम्फसाइज़ करते हैं, क्योंकि उसको कम्युनिकेट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वो अपने डिज़ायर्स को, अपने नीड्स को किसी ना किसी द्वारा दूसरों तक पहुंचाए। तो हम जब उनकी ट्रेनिंग कराते हैं तो एजुकेशन से कुछ नहीं कराते, हम सिर्फ उसके कम्युनिकेशन के बेसिस से कराते हैं, ताकि वो अपनी जो ज़रूरतें हैं इशारों से या किसी भी तरीके से या लिखित द्वारा ही दूसरों के साथ वो अपना प्रॉब्लम। ऐसे लोगों के लिए भी एक प्रोविज़न है जिनको कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी कम्युनिकेशन ईजी होने के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोविजंस हैं। हम काइंडली कंटिन्यू विद द टॉपिक। हमारा वी विल कंटिन्यू विद द बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स। उसके बाद है गेन्स नॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, economical, that is education through regular schools are less expensive, greater opportunities for higher education, promoted development of an inclusive society। तो जब आप एक नॉर्मल बच्चों के साथ एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को डालते हो तो डेफिनेटली उसका भी जो नॉलेज है बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की जैसे हो जाता है। लेस इकोनॉमिकल, एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को जब हम रेगुलर स्कूल में डालते हैं तो उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता जैसे अगर आप हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को किसी स्पेशल स्कूल में डालते हैं। और ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़, डेफिनेटली अगर एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा नॉर्मल बच्चों की जैसे स्कूलिंग कर रहा है तो डेफिनेटली वो भी आगे जाके डॉक्टर बनने के चांसेस, लॉयर्स, मतलब किसी भी फील्ड में वो जा सकता है जैसे एक नॉर्मल जाता है। और प्रमोटेड डेवलपमेंट ऑफ एन इंक्लूसिव सोसाइटी, बिल्कुल वो एक नॉर्मल की तरह ही विल ऑल्सो, वो भी एक बिल्कुल नॉर्मल सिटीजन की तरह बन सकता है। डिसएडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन, a larger teacher-child ratio, hence making it difficult for individualized attention, lack of ideal acoustic environment which may be required for each children, creates inferiority complex if children are not counseled properly। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंटीग्रेटेड एजुकेशन से ये कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन मतलब एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को आप नॉर्मल बच्चों के साथ डालते हैं
तो कभी कभी क्या होता है, किसी किसी स्कूल में ये प्रोविज़न नहीं होता कि एक नॉर्मल टीचर के साथ एक स्पेशल टीचर भी हो, जिससे क्या होता है कि एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को जो एडिशनल सपोर्ट चाहिए होता है वो नहीं मिलता, जिसके कारण वो लैक करता है, नॉर्मल बच्चों के सेम स्पीड पे नहीं फॉलो कर पाता, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस वो खो बैठता है। हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा अगर किसी क्लासरूम में बैठा है, तो मैंने बोला था कि नॉइज़ फ्री एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है। तो मोस्ट ऑफ द जो स्कूल्स अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई भी स्कूल आपको नहीं मिलेगा जो ऐसे नॉइज़ फ्री एनवायरनमेंट सेटिंग्स प्रोवाइड करता हो। बिल्कुल नॉर्मल स्कूल्स होंगे, नॉर्मल क्लासरूम्स होंगे, जहाँ पे बाहर की आवाज़ भी अंदर आएगी, अंदर की आवाज़ भी बाहर जाएगी, और ये जो मैंने प्रोविजंस बताए थे वो सारी प्रोविजंस एक नॉर्मल स्कूल में नहीं होंगी, जिससे एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को नॉर्मल बच्चों के साथ बैठने में प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज क्या हो जाता है, इतना ज़्यादा शोर हो जाता है कि टीचर जो बोल रही है वो बच्चे तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण बहुत सारी इंफॉर्मेशन अगेन मिस हो सकती है। क्रिएट्स इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इफ चिल्ड्रन आर नॉट काउंसल्ड प्रॉपर्ली। जैसे मैंने बोला, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हमेशा अपने आप को एक नॉर्मल बच्चों के साथ कंपेयर करते ही रहते हैं, तो अगर उनकी फ्रीक्वेंट काउंसलिंग नहीं चलेगी तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस कि वो डीमोटिवेट हो सकते हैं, और जितना इनके में इम्प्रूवमेंट आया है वो बिल्कुल पीछे की तरफ जा सकता है। Now, what are the factors contributing to the success of educational integration? Factors related to the family support and encouragement, attitude of parents and family members toward education for children with hearing impairment. More literate the parents, more language development activities can be done by the parents. एक एजुकेशनल इंटीग्रेशन को सक्सेस होने के लिए क्या क्या चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले है फैमिली सपोर्ट का होना। अगर फैमिली पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है तभी वो पॉजिटिवली बच्चों के लिए कुछ करेगा। अगर पेरेंट्स ही खुद डीमोटिवेटेड हैं और पेरेंट्स ही खुद ऐसे सोचते हैं कि इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली उन बच्चों के अंदर कुछ भी हम प्रोग्रेस नहीं ला पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि अगर पेरेंट्स थोड़े एजुकेटेड हैं, थोड़े लिटरेट हैं, तो जो भी हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा स्कूल में कर रहा है वो घर आके रिवीजन कर सकता है। मगर अगर वो पेरेंट्स इलिटरेट निकलते हैं तो ये सारी चीज़ें, मतलब फैमिली वाइज कोई एकेडमिक सपोर्ट नहीं मिलेगा, जिससे क्या हो जाता है कि बच्चे को एक जैसे होता है कि हम सब नॉर्मल्स जो स्कूल में होते हैं वो हम घर आके एक बार रिवाइज़ कराते हैं। तो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को अगर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उनको रिवाइज़ करा सके, तो दैट मीन्स अगेन वो सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी भूल सकते हैं। मैम, इसके लिए कोई प्रोविज़न है? जैसे जो इलिटरेट पेरेंट्स हैं उनकी भी अपनी एक प्रॉब्लम है, वो नहीं पढ़ा सकते, तो क्या प्रोविज़न रखना चाहिए ऐसे पेरेंट्स को? क्या फैसिलिटीज़ वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर सकते हैं अपने बच्चों को, कि जिससे कि ये जो लैप्स हो रहा है बीच में वो ना हो और वो बच्चा कंटिन्यूसली सीखता रहे? ऐसे प्रोविजंस के लिए ऐसे बच्चे स्पेशल एजुकेटर्स के पास जा सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर्स वो होते हैं जो इन बच्चों को थ्रू वेरियस स्पेशल एड्स के द्वारा ये सारी जो एकेडमिक चीज़ें हैं थ्रू स्पेशल एड्स बच्चों को सिखाते हैं, जैसे मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो। अगर बाई चांस आपके पेरेंट्स इतने ज़्यादा एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं निकलते हैं तो या तो आप कोई स्पेशल ट्यूटर रख सकते हैं, या तो आप बच्चा एक स्पेशल एजुकेटर के पास जा सकता है जो थ्रू स्पेशल एड्स द्वारा बच्चे को ये सारी सब्जेक्ट्स बच्चे को एक मोस्टली इलिटरेसी भी होता है और पेरेंट्स के पास आजकल टाइम भी नहीं होता है, तो वो इस केस में एक स्पेशल एजुकेटर की हेल्प ले सकता है। बिल्कुल। और मैम, सोसाइटी का क्या रोल होता है इस कंटेक्स्ट में? जैसे फैमिली की आपने बात करी, और पीयर ग्रुप्स और सोसाइटी भी क्या एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पीयर ग्रुप्स, अगर आप पीयर ग्रुप्स का देखा जाए, हम सब बहुत सारी चीज़ें अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा सीखते हैं एज़ कम्पेयर टू पेरेंट्स। तो यहाँ पे भी हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में पीयर ग्रुप का इंटरेक्शन या उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इट इज़ एसेंशियल कि जब वो एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा नॉर्मल स्कूल इसलिए हम भेजते हैं ताकि उनका जो पीयर ग्रुप इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा और मैक्सिमली रहे, क्योंकि एटलीस्ट वो फ्रेंड से मोटिवेट होके या जो चीज़ें वो टीचर से नहीं सीखा वो फ्रेंड से पूछ के और थ्रू उनके इंटरेक्शन से बहुत सारी जो मिस्ड इन्फॉर्मेशन है वो गेन कर सके। तो पीयर ग्रुप इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
एंड सोसाइटी में जो डिस्करेजमेंट है, जो हमारे सोसाइटी मेंबर्स हैं कि अरे ये हेयरिंग इम्पेयर्ड है, या फिर वो ऐसे भी कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कि रोकते हैं कि नहीं तुम उससे बात मत करो, ही इज़ नॉट अ नॉर्मल चाइल्ड। सो ये मेंटालिटी जो है ये किस तरह से एडवर्सली अफेक्ट करती है ऐसे बच्चों की साइकोलॉजी पे? काफ़ी ज़्यादा हेल्प डीमोटिवेट करती है, जैसे कि खुद ही बच्चे इतने डीमोटिवेटेड है, ऊपर जब सोसाइटी भी उनको इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं सेग्रीगेट कर देती हैं या उनको बिल्कुल अलग कर देती हैं, तो उनके साइकोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंच जाती है। जैसे कि बहुत पहले अगर देखा जाए, आजकल तो बहुत कम है ये सारी चीज़ें, क्योंकि अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा आ गया है, इतना ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन चलता है आजकल, जिससे कि आजकल सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो गई है। बहुत पहले तो बिल्कुल मतलब हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा होना मतलब एक पाप के जैसे देखा जाता था, जिससे कि उनका जो इंटरेक्शन नॉर्मल के साथ बिल्कुल अवॉइड कर दिया जाता था। एक कर्स की तरह से लिया जाता था इस चीज़ को कि अगर नॉर्मल नहीं है तो इट इज़ टेकन एज अ कर्स की तरह से हम इसको लेते थे। मतलब पुराने टाइम में जो मेंटालिटी होती थी लोगों की, तो इट इज़ लाइक कि अगर करना मतलब इट इज़ अ अपशगुन माना जाता था। तो आजकल यस, तो उस समय बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं, रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं, बट फॉर श्योर ये सारी चीज़ें ऐसे बच्चों को एक्सट्रीम डिप्रेशन में ले जा सकती हैं एंड कैन मेक दम एंटी सोशल। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली अवॉइड करनी चाहिए। बट राइट नाउ 90% ये सिचुएशन सुधर गया है, जहाँ पे सोसाइटीज़ आर वेरी मच अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। सो मैम काइंडली कंटिन्यू विद द टॉपिक। आप बता रहे थे हमें क्या क्या फैमिली का क्या रोल होता है जी, और क्या एस्पेक्ट्स हैं इससे आगे। जी। तो सबसे पहले हमने फैक्टर्स रिलेटेड टू द फैमिली बोला था। अब है फैक्टर्स पर्टेनिंग टू स्पेशल एजुकेशन। यहाँ पे टीम अप्रोच होता है, जहाँ पे टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर्स, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, एंड यहाँ पे राइट एंड इक्वल इंटरवेंशन फ्रॉम ऑल द प्रोफेशनल्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे स्पेशल स्कूल्स का होना मतलब स्पेशल स्कूल्स में इतने सारे टीम मेंबर्स का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और इन टीम मेंबर्स का एक साथ काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट मीन्स ये सारे टीम मेंबर्स एक साथ काम करेंगे तभी एक सक्सेसफुल एजुकेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि हर एक टीम मेंबर का ड्यूटी असाइंड होता है, तो उस टीम मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पर्टिकुलर चीज़ें संभाले। तो डेफिनेटली इन सब की इक्वल पार्टिसिपेशन और इक्वल सर्विसेज से एक बच्चे का मैक्सिमम एजुकेशन हो सकता है। Factors pertaining to regular schools. Regular schools must have an initiative to accept the special children who are competent enough. Schools must have a support system and services required for these children. Factors pertaining to legislation and policies. Financial provision in terms of scholarships, assistance of uniforms, travel, books, etc. तो हमने स्पेशल स्कूल का बता दिया। अब रेगुलर स्कूल भी तभी एक सक्सेसफुल होगा अगर रेगुलर स्कूल एक्सेप्ट करे, रेगुलर स्कूल के मेंबर्स एक्सेप्ट करे, जैसे मैनेजमेंट हो, टीचर्स हो, वो जब अपना दरवाज़ा खोलेंगे और उनके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, तभी एक सक्सेसफुल एजुकेशन इंटीग्रेशन हो पाएगा। दूसरा है कि फैक्टर्स पर्टेनिंग टू लेजिस्लेशंस एंड पॉलिसीज़। आजकल इतने सारे लॉज आ चुके हैं जहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए बहुत सारे राइट्स एंड प्रिविलेजेस हैं, इन टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्म्स, इन टर्म्स ऑफ फीस, इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल, इन टर्म्स ऑफ जॉब्स। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन ऐसे लोगों के लिए काफ़ी कंसेशन रेट में और काफ़ी जगह रिजर्वेशंस में प्रोवाइड किया जाता है। ट्यूनिंग द सिस्टम फॉर बेटर एजुकेशन। तो दैट मीन्स जब तक आप सिस्टम को नहीं ट्यून करते हैं तब तक एजुकेशन का सक्सेसफुल होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। सबसे पहले पेरेंट्स, सेंसिटाइजिंग पेरेंट्स विद अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, stressing the need to enroll the child in early childhood program, guiding parents to work as equal partners and in close collaboration with special and regular schools, making them realize the need for follow-up. पेरेंट्स को सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि आपके बच्चे की प्रॉब्लम को जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करो, उसके बाद बच्चे को एक नॉर्मल सा स्कूल दो जहाँ पे वो नॉर्मल बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सके। एक पेरेंट्स का
उस उनके पढ़ाने वाले टीचर के साथ एक कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, जहाँ पे पेरेंट्स फॉलो अप करें कि उनका बच्चा कहाँ तक सीखा, क्या सीखा, कहाँ पहुँचा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस कर रहा है। और एक पेरेंट्स को बार बार फॉलो अप करना ज़रूरी है कि उसमें कोई उसने जो सीखा है उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है या वो डिटोरेशन पीछे जा रहा है। तो ये एक पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आइडेंटिफाई करने की। इम्प्रूवमेंट में मैम पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा इंथुसियास्टिक होते हैं कि अरे तुम इतने दिन से स्कूल जा रहे हो, अभी तक तुमने इतना ही सीखा है। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स की ये मेंटालिटी होती है कि अब ये स्कूल जाने लग गया है तो अभी इसको इतना क्यों नहीं आ गया, बट वो वही है कि अपने बच्चे की कैपेबिलिटीज़ को नहीं देखते हैं। सो उन पेरेंट्स के लिए क्या एक मैसेज होगा आपका? डेफिनेटली कि आप जैसे आप कहते हो कि इतने दिन से तुम गए हो स्कूल, क्यों नहीं सीखे हो। हर एक चीज़ बच्चों की ना सीखने की एक कैपेबिलिटी होती है, ग्रास्पिंग एबिलिटी जब जो आप कहते हैं इवन नॉर्मल्स की होती है, तो डेफिनेटली चिल्ड्रन में डिसेबिलिटीज़ की तो डेफिनेटली उनकी ग्रास्पिंग एबिलिटी भी डिफ़र करेगी। तो कभी भी उसके ड्यूरेशन के ऊपर ना फोकस करें कि वो इतने दिन तक स्कूल गया तो कोई प्रोग्रेस क्यों नहीं आया है, बल्कि आप देखिए कि इतने तक वो अगर वो गया है तो उसने क्या क्या सीखा है, क्या क्या उसके स्ट्रेंथ्स हुए हैं, रादर देन उसकी नेगेटिविटी को देखने से बेहतर है कि उसकी क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं उस पर फोकस करें और उसको डेवलप करने के लिए आप अपनी पूरी जी जान लगा दें। और जो बच्चा नहीं सीख पा रहा है उस पर आप थोड़ा बहुत सपोर्ट करके थोड़ा सा अगर आप एज अ वेरी पॉजिटिवली अगर उसको हैंडल करेंगे तो बहुत ही स्मूथली बच्चा आगे एजुकेशन फॉलोअप कर सकता है। तो इट्स बेटर टू सी इन अ पॉजिटिव वे रादर देन उसकी नेगेटिविटी को देखें। मतलब फैमिली और पेरेंट्स का सपोर्ट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है इस कंटेक्स्ट में, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस एस्पेक्ट में। कंटिन्यू मैम, कंटिन्यू विथ योर टॉपिक। दूसरा है टीचर्स, जैसे कि अटेंड शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन, अडॉप्ट स्ट्रैटेजीज, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मटेरियल सूटेबल फॉर चिल्ड्रन, वर्क इन कोलैबोरेशन विद स्पेशल टीचर्स एंड पेरेंट्स, इन्वॉल्व दीज स्पेशल चिल्ड्रन इन स्कूल्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। एक टीचर्स का मतलब एक टीचर्स भी तभी एक प्रॉपर एजुकेशन दे पाएंगे अगर वो टीचर्स खुद जानती है कि एक स्पेशल बच्चों को कैसे हैंडल करना है और उनको वो अलग अलग मेथड्स को फॉलो करे, टेक्निक्स को फाइंड आउट करे जहाँ पे वो एक स्पेशल बच्चे को बहुत ही अच्छी तरह से सिखा सके। दैट मीन्स जो नॉर्मल बच्चों के साथ स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं वो एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के साथ सक्सेसफुल होना ज़रूरी नहीं है। तो एक टीचर को अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करना, ये सारी चीज़ें आना चाहिए। वर्क इन कोलैबोरेशन, एक नॉर्मल टीचर को स्पेशल टीचर के साथ काम करना आना चाहिए कि वो हमेशा कोलैबोरेटिवली और कोऑर्डिनेटली काम करे और इन्वॉल्व दिस स्पेशल बच्चे को बिल्कुल अलग ना करें बल्कि उनको भी जैसे नॉर्मल बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए उनको भी उतना ही पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करें। Classmates, emphasizing the peer support for these children, making them aware of the strength and weakness of differently able children, encourage peer tutoring, motivate to involve these children in school activities। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि पीयर ग्रुप का कितना ज़्यादा बड़ा रोल है। तो अगर उनके साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं अगर आप उनको उतनी अच्छी तरह से मोटिवेट नहीं करते हैं, इन द सेंस कि पीयर ग्रुप्स को पता होना चाहिए कि उनके साथ जो एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा बैठा है उसकी क्या क्या दिक्कतें हैं, उसको आपका कितना सपोर्ट ज़रूरी है। दैट मीन्स एक नॉर्मल बच्चे को उनके क्लास में बैठे हुए एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के बारे में पूरा पता होना चाहिए। उसके लिए टीचर को एक नॉर्मल बच्चों के साथ और एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के साथ बैठकर उन्हें समझाना, उन्हें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि एक क्लास स्मूथली जाए और एक हियरिंग इम्पेयर्ड के साथ कोई भी बुरा सलूक नॉर्मल बच्चा ना करे। Special educators, orient them with school activities, make them aware of the need of socio-emotional maturity of the child, involve them in finding the children ready for integration, making them aware of the need for orienting parents about the facilities, concession scheme under the integrated education program। एक स्पेशल एजुकेटर्स का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी इम्पॉर्टेंट रोल है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में, क्योंकि एक स्पेशल एजुकेटर भी डिसाइड करता है कि एक बच्चा इंटीग्रेशन के लिए रेडी है या नहीं है। स्पेशल एजुकेटर का इवन पेरेंट्स के साथ इक्वल इंटरेक्शन ज़रूरी है, जहाँ पे एक स्पेशल एजुकेटर एक टीचर को पेरेंट्स को बताएगा कि उनका बच्चा कितना जानता है, कितना नहीं जानता है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है।
स्पेशल एजुकेटर को एक पेरेंट्स को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके बच्चे के क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, ताकि वो अप टू डेट रहें और कहीं उनको जो मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं से ना रह जाए। तो जैसा कि हमारा आज का टॉपिक था एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन विद कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, इस टॉपिक पे हमने बहुत सारी नॉलेज गेन की, कम्युनिकेशन की क्या ज़रूरत होती है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, क्या इसके मेन कॉजेज़ होते हैं। एजुकेशन के पर्सपेक्ट में हमने बहुत सारी नॉलेज गेन की कि क्या एजुकेशन बेटर होता है, फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। और ये एंड में मैसेज यही देना चाहूँगी कि इफ़ यू कैन ऑप्ट फॉर फॉर्मल, गो फॉर फॉर्मल एजुकेशन। इंटीग्रेटेड और सेग्रीगेटेड एजुकेशंस के क्या एडवांटेजेस, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होने चाहिए, एक टीचर का, एक पेरेंट का, एक सोसाइटी, पेयर ग्रुप्स का क्या रोल होता है पूरे कंटेक्स्ट में। और ये कोई एज स्पेसिफिक नहीं होता, ये कभी भी किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम एट एनी फेज ऑफ लाइफ हो सकता है। सो मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर प्रीशियस नॉलेज विथ अस। आपने बहुत सारे मैक्सिमम लोगों की क्वेरीज आज दूर कर दी होगी अपने इस नॉलेज से। So friends, will meet after a short time with a new topic. Till then, goodbye.